हमें भी आज तक मालूम नहीं था कि फिल फिशर को जो वीसीस का गुरु कहा जाता है, और उनके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा है नहीं। मेरे लिए इलॉन मस्क काम कर रहा है, मेरे लिए जेंसन हुआंग काम कर रहा है, मेरे लिए मुकेश अंबानी काम कर रहा है, राइट? मेरे लिए पहले दीपक पारेख काम करते हैं। इट इज हाई रिस्क हाई रिटर्न। वॉरेन बफेट के एक और पार्टनर है चार्ली मुंगर, वो बोलता है कि वेयर आई एम गोइंग टू डाई आई विल नेवर गो देयर। दैट ग्रेट कंपनीज आर नॉट नेसेसरीली अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अनलेस दे आर अवेलेबल एट ग्रेट प्राइस। पीटर लिंच वाज द ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर ऑफ यूएस। फिडेलिटी करके कंपनी उसमें काम करते थे, मैजेलन करके फंड है। He generated 29.2% CAGR over 13 years. Wow. If ROC is high, return on capital is let's say 25-30%, and guaranteed it's a good management. इंडिया मार्केट छोड़ के जितने भी मार्केट है, जैसे कोरिया मार्केट है या फिर ताइवान मार्केट है, बाकी के जितने भी मार्केट है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है वहाँ पे। अगर AI डिस्टर्ब कर रहा है तो you should have bought Google. You should have bought Amazon, you should have bought Microsoft, you should have bought Nvidia maybe. इंडियन मार्केट आज भी मतलब कंपेयर टू अदर मार्केट, इमर्जिंग मार्केट और मे बी अदर डेवलप मार्केट, हम लोग देख रहे हैं वैल्यूएशन काफ़ी हायर साइड पे है। MSCI चाइना इंडेक्स आप देखोगे तो जीरो रिटर्न 35 साल का, अनबिलीवेबल। तो आने वाले 10 साल 15 साल के लिए ऐसे कौन से मेगा ट्रेंड आप देखते हो इंडियन मार्केट के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट के लिए, कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर से वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं? नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसएनवेल डीप डाइव सीरीज़ में। डीप डाइव सीरीज़ में हम लोग इंडिया के जो बेहतरीन फंड मैनेजर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, उनका इक्विटी को देखने का नज़रिया। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे इक्विटी को देखता है और एक फंड मैनेजर जो इक्विटी को देखते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट रैशनल कैसे होता है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर विकास गुप्ता, ओमनी साइंस कैपिटल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास जी एसएनवेल डीप डाइव सीरीज़ में। तो शुरुआत करने से पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, वो समझने से पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे ऐसी क्या बात हुई आपको कैपिटल मार्केट में आने के लिए। तो हम लोग शुरुआत वहाँ से करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने पहले जो स्टार्टअप किया था बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, वो था IT एंड कंसल्टिंग। अच्छा, ग्लोबल। अब वो करते करते हम लोग को क्लाइंट्स आए जिनको हमने एडवाइस दिया वेंचर कैपिटल पे, मैंने उनके IT कंपनीज थी, प्रोडक्ट कंपनीज थी, एंड दे नीडेड एडवाइस कि भाई इसमें कैसे हम वैल्यू क्रिएट करें। तो जब हम उनको एडवाइस दे रहे थे वेंचर कैपिटल फंड कैसे लेना है और ये सब, उसमें मुझे एक बात क्लिक हुई कि एंटरप्रेन्योर आप बनोगे तो आपको लाइफ में 30 साल है समझो प्रोडक्ट है, तो 3-3 साल में आप एक ट्रायल करोगे तो भी 10 ट्रायल आपको मिलेगा और 90% फेलियर रेट है। तो 10 ट्रायल के बाद एक आपका क्लिक होने का चांस है लाइफ में, लेकिन लाइफ में एक क्लिक होगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। जबकि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एक साथ 25 कंपनी में लगा रहा है, तो उसका तो हर फंड में एक क्लिक हो रहा है, मल्टी बैगर, 1000 बैगर वी कॉल दैट, यूनिकॉर्न। हर फंड में उसको एक यूनिकॉर्न क्रिएट करना है। तो हमने सोचा कि यार आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, आई एम ट्राइंग टू बी एंटरप्रेन्योर, आई शुड बी इन्वेस्टमेंट मैनेजर। बट देन आई सॉ, फिर हमने देखा कि वीसी जो पैसा बनाता है उतना पैसा आप इक्विटी मार्केट में भी बना सकते हो। आइडिया ये है कि वीसी लिक्विड है, ये है हाई रिस्क हाई रिटर्न है, तो उसका बहुत ज्यादा आना चाहिए। बट प्रैक्टिस में हमने देखा कि अगर इक्विटी मार्केट में कोई बहुत अच्छा करता है तो एक्चुअली उसका बेटर देन वीसी रिटर्न आता है। तो ये सब कैसे हुआ कि वीसी का फिलॉसफी क्या है, वीसी कैसे क्या चेक करता है, ये करते करते हम आपके अभी पीछे मैं बुक देख रहा हूँ आपके बुक शेल्फ पे, वॉरेन बफेट जी। तो वॉरेन बफेट पे पहुंच गए क्योंकि फाइनली, और वॉरेन बफेट के गुरु है जो फेमस वाले हैं, वो बाद में नाम लूंगा, जो कम लोग जानते हैं, फिल फिशर। अच्छा, तो फिल फिशर इज अ ग्रोथ इन्वेस्टर और फिल फिशर सिलिकॉन वैली वाले हैं। सिलिकॉन वैली के सब वेंचर कैपिटलिस्ट उनको गुरु मानते हैं, जो रियली जिनको आइडिया है कि कहां से शुरू हुआ। तो फिल फिशर का एक ग्रोथ फिलॉसफी है जो कि आप नहीं जानते मोस्टली, लेकिन वहां से वीसी से हम बफेट तक पहुंचे।
और बफेट के फिर दूसरे गुरु जो सब जानते हैं, बेंजामिन ग्राहम जी। तो बेंजामिन ग्राहम जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाले, अब आप जब ये दोनों को मैरी करते हो यू गेट द न्यू बफेट। अच्छा। हाँ, मतलब इसको भी 50 साल हो गए हैं। हम्म। वॉरेन बफेट का फिलॉसफी में ये ऐड हुआ, तो ही सेज आई एम 85% ग्राहम एंड 15% 15% फिशर। इसके बाद में तो ये हो गया, तो ऐसे हम इंट्रोड्यूस हुए। आपने पूछा कि क्यों आ गए, तो मुझे समझ में आया कि पहले तो मुझे फंड मैनेजर के साइड में जाना है रादर देन एंटरप्रेन्योर के साइड में। तो विकास जी, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी जानने के पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और क्या चीज़ें आपको ऐसी थी जो अट्रैक्ट करी कैपिटल मार्केट में आने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से पहले। तो जो रेलेवेंट है, मतलब हाई स्कूल तो सब किया ही है, उसके बाद जो रेलेवेंट है कि आई वेंट टू IIT बॉम्बे अच्छा फॉर अंडरग्रेड। तो वहाँ पे मुझे ईटी आता था, हमारा हॉस्टल होता था, वहाँ लाउंज थी, लाउंज में ईटी वगैरह पड़ा रहता था। और तब वो बहुत क्यूरियोसिटी रहता था कि भाई वो फाइनेंशियल मार्केट के पेज में क्या लिखा है, समझ में कुछ नहीं आता था, पर क्यूरियोसिटी रहता था। और फिर हमारे यहाँ एक ऑप्शन होता है, इलेक्टिव्स बोलते हैं, तो फाइनल ईयर में हम ले सकते हैं। वहाँ पे एक प्रोफेसर पढ़ाते थे स्टॉक मार्केट के बारे में। अच्छा। तो हमने वो लास्ट सेमेस्टर में लिया। ओके। ठीक है, अब वो ले लिया, कुछ समझा तो ज्यादा नहीं तभी। और फिर आई वेंट फॉर PhD टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ओके। तो कोलंबिया में जब गया, वो भी टेक्निकल PhD, ओके। सो इट्स इंजीनियरिंग साइंस, राइट। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे आई वाज साइंटिस्ट थ्रू आउट, टेक्निकल नॉन ट्रेन, राइट। अच्छा। एंड वी आर डूइंग सेमीकंडक्टर्स, लेजर्स, ये वो तो सब कर रहे थे, पेपर पब्लिश कर रहे थे इन दोज डेज। ओके, रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहे थे सब। आज मतलब वो सब आपको दिख रहा है, जो हम उस समय ट्राई करते थे कि भाई एक सिंगल क्रिस्टल पे बड़ा बनाना है, उस समय नहीं बना सकते थे। आज वो बना सकते हैं। तो तब हम लोग ने किया कैसे काफी सारे काम। एनीवे, तो साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स जिसको बोलते हैं, कि ग्राउंड से आपको सोचना है। कोई बोल रहा है ऐसा थ्योरी है तो हम मान नहीं लेते, हम बोलते हैं चेक करेंगे हम उसको। अच्छा। और हम अपने हिसाब से फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचेंगे कि ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है, अब आगे का क्या। तो ये PhD हो गया। PhD के बाद में मैं वापस पोस्ट डॉक भी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अर्वाइन में था एज अ साइंटिस्ट। एंड देन आई वेंट टू IIT खड़गपुर एज प्रोफेसर। ओके। तो IIT खड़गपुर में मैं प्रोफेसर था। फिर मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। ओके। वो ITN मैनेजमेंट कंसल्टिंग। बट देन उससे फिर फाइनली आई रियलाइज्ड दैट यू हैव टू, now I was able to get into the capital markets finally. Okay. वो क्या ट्रिगर था जो आपको ऐसे लगा कि आपको कैपिटल मार्केट में आना चाहिए? हमारे जो क्लाइंट्स होते थे कंसल्टिंग में, उसमें से कुछ क्लाइंट्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स वगैरह में हम कोलैबोरेट कर रहे थे, एंड दे वर एंटरप्रेन्योर्स, दे वर वर्किंग विद VCs। तो वो जब उनको समझाते समझाते हमें समझ में आया कि भाई VC साइड इज बेटर, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर से आप एक करके 30 साल में 10 ट्रायल करोगे और एक सक्सेस होगा जी। और VC एक साथ में 25 कंपनीज में डाल रहा है और उसका एक सक्सेस होगा। एंड देन वी फाउंड आउट भाई जब कि हु आर द इन्वेस्टर्स, लाइक व्हाट लॉजिक क्या है। फाइनली एज अ साइंटिस्ट मेरा क्वेश्चन है कि भाई वेंचर कैपिटल ट्रैक कैसे करता है, ओके, राइट, हाउ डज ही मेक दैट यूनिकॉर्न। एंड वो क्वेश्चन करते करते आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी साइड में आ जाते हो, राइट। वो करते करते आप पहुंच जाते हो फिल फिशर, who's the guru of all VCs. अच्छा। Phil Fisher then is also guru of Warren Buffett. Okay. तो ऐसे कर करके हम वहाँ से फिल फिशर से वॉरेन बफेट आया तो उसका गुरु बेंजामिन रहा। And then we realized if you do it properly, actually fully liquid markets, listed markets, you can generate the same returns the VCs return. विकास जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि VCs के जो गुरु है आपने कहा फिल फिशर है, तो उसको थोड़ा इलॉबरेट अगर आप कर पाओगे, क्योंकि ये हमें भी आज तक मालूम नहीं था कि फिल फिशर को जो VCs का गुरु कहा जाता है और उनके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा है नहीं, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ कहना चाहोगे। तो ये फिल फिशर का बुक भी है, बट उसमें उन्होंने समराइज किया है, तो वो आप देख सकते हो। पर फिल फिशर का मेन फिलॉसफी क्या है, उनका कहना है कि हाउ डज अ कंपनी रन, कंपनी रन्स ऑन प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। तो कंपनी का एक्सपर्टीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितना है,
डू दे हैव R&D, डू दे हैव टेक्नोलॉजी? ये 1950s में बात हो रही है, सोचिए आप। ओके 50s जो आज भी रेलेवेंट है जी जी कि आप जब ये गूगल या इसको इवैल्यूएट करते हो, एनवीडिया, गूगल, ये सब तो आप यही पूछते हो कि इसका R&D कितना है, इसका न्यू प्रोडक्ट्स कितने आने वाले हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का क्या होने वाला है। एंड सेकंड पार्ट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में कितना इनका एक्सपर्टीज है, दैट इज द सेकंड थिंग ही यूज्ड टू जज कि भाई आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, वो कैपेबिलिटीज, फिर सेकेंडली सेल्स एंड मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, उसमें कितना डेप्थ है। तो ये इस तरह के वो इवैल्यूएशन करते थे फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, ओके बिकॉज ही इज अ ग्रोथ इन्वेस्टर। वो टेक्नोलॉजी में तब इन्वेस्ट कर रहे थे 50s में, सोचो। ओके राइट 50s में एक बंदा है जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि सेम फिलॉसफी आज हम एआई का जो पूरा वो है हम उस पे लगा सकते हैं। जी जी ठीक है, एंड इट इज वॉरेन बफेट लाइक, बट ग्रोथ ओरिएंटेड। तो ग्रोथ वाले कंपनीज, और ग्रोथ आएगी कहां से? जैसा मैंने बताया, दो चीजें, आप R&D या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना आप सेल्स एंड मार्केटिंग में कर रहे हो। क्योंकि ग्रोथ कहां से आएगी? नया प्रोडक्ट लाऊंगा तो नया क्लाइंट मिलेगा, या सेम क्लाइंट माइट वांट द न्यू प्रोडक्ट एंड आई वांट टू फाइंड न्यू क्लाइंट, आई हैव टू डू मार्केटिंग, आई हैव टू गो न्यू क्लाइंट। These are the two core ways of growth. तो he tries to assess कि आपका कितना इसमें डेप्थ है, and उस बेसिस पे he used to select companies. अच्छा Okay. Now इसमें जब हम बेंजामिन ग्राहम का तड़का लगाएंगे कि don't buy anything above intrinsic value. हर कंपनी का, हर बिजनेस का, see you are investing in a business. आप शेयर होल्डर बन रहे हो, यानी मेरे लिए इलॉन मस्क काम कर रहा है, मेरे लिए जेनसन हुआंग काम कर रहा है, मेरे लिए मुकेश अंबानी काम कर रहा है, राइट? मेरे लिए पहले दीपक पारेख काम करते थे। तो यू आर गेटिंग दोस काइंड ऑफ पीपल टू वर्क फॉर यू। भले ही मेरा एक शेयर है इतना बड़ा कंपनी में, लेकिन मेरे लिए वो काम कर रहे हैं। तो हम पैसा किस में लगा रहे हैं? हम एक बिजनेस और उसके एंटरप्रेन्योर पे पैसा लगा रहे हैं। तो हमें रोज के अप डाउन नहीं देखना है, इसका वैल्यू क्या है। मतलब आप किसी को भी पूछोगे कल HDFC बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा, 10 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? बहुत ही कम चांस है कि नहीं रहेगा। सेम वे आप बोलोगे कि एनवीडिया रहेगा कि नहीं रहेगा, या गूगल रहेगा कि नहीं रहेगा, या अमेजॉन रहेगा। तो ये सब कंपनीज रहने वाली है। छोटी वाली कंपनीज भी मोस्टली रहने वाली है। छोटी मतलब हमको लगता है 1000 करोड़, 1000 करोड़ कोई छोटी कंपनी नहीं है, बट स्मॉल कैप में काउंट होता है जी। लेकिन ऐसे उनका भी नेशनल प्रेजेंस है, कितने का तो ग्लोबल प्रेजेंस है। इंडिया की स्मॉल कैप्स जो हम बात कर रहे हैं ऐसे हैं जो वर्ल्ड लीडर है, उसके प्रोडक्ट होगा 1000 करोड़ एम कैप, 2000 करोड़, 5000 करोड़ एम कैप, लेकिन they are number 1 or 2 or 3 in some business worldwide. ऐसे कंपनीज है। तो ये you are investing in a business and you are becoming a partner of that business. Okay. So you have to see कि इसका revenues कैसे grow हो रहा है, इसका profit कैसे grow हो रहा है। मार्केट में नहीं देखना है जी जी, मार्केट साइकिल चलते रहेगा। That is the first part, that you are owner of a business. जो philosophy में बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट के जो मेन गुरु। And by the way, just as a casual thing, Warren Buffett is also from Columbia University. अच्छा। Graham is also from Columbia University. Just और आप भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से? वाह क्या तो बात। बस हम खुश है कि हम भी उधर के हैं। सही है। तो बेंजामिन ग्राहम का फिलॉसफी सिंपल है कि हर बिजनेस का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जी, और उसमें अपन नहीं जाएंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से आप एक कंपनी का कंजर्वेटिव वैल्यूएशन कर सकते हैं। यानी फ्यूचर कैश फ्लो आपको प्रोजेक्ट करना है, एस्टिमेट करना है, आप कंजर्वेटिवली करो उसको, तो एक वैल्यू आएगा। और कभी-कभी मार्केट में उससे भी नीचे कंपनी मिलती है। ओके। यानी सपोज हमने निकाला कि 100 रुपए का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, कभी-कभी मार्केट में आपको 70 रुपीस में मिलते हैं, कभी 50 में मिलती है, कभी 5 रुपए में भी मिलती है, 100 की चीज। ओके। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें जैसे जॉन टेम्पल्टन करके ही इज आल्सो वैल्यू इन्वेस्टर, तो वो भी ग्राहम के शिष्य है, यू कैन से। तो जॉन टेम्पल्टन वाज फिलॉसफी और मेरे को 80% डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ओहो, डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से 80% चाहिए। तो जब 1929 में क्रैश हुआ था, यूएस का बड़ा वो था ना, ग्रेट डिप्रेशन,
तो उस टाइम में उसने बोरो किया किसी से $10,000, कोई अंकल से, जिससे भी $10,000, और $100 100 कंपनी में लगा दिया। ओके। और उसमें से 30-40 कंपनी तो उड़ गई, अच्छा। लेकिन बाकी ने उसको 4x कर दिया नेक्स्ट 3-4 इयर्स में। अच्छा। So that portfolio delivered 4x. Okay. Even though 30-40 companies might have gone bankrupt. Okay. क्योंकि इतना डीप वैल्यू में उसने लिया था। Yeah. And now we know he's a legend. Templeton is a legend. तो ये आइडिया ये है कि आपको बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आप फंडामेंटल्स पे कर रहे हो, आप डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू पे ले रहे हो। Okay. ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं तो फ्रेमवर्क पे तो आया ही नहीं हूँ, हाउ वी सेलेक्ट एन, आई एम जस्ट गिविंग द फिलॉसफी। ओके। और मार्केट में ऐसा मिलता है। अच्छा। 100 की चीज 50 में मिलती है, और आपको वो ढूंढनी है। ओके। दैट्स योर जॉब। ये कंपनी बहुत अच्छी है, दैट इज नॉट रेलेवेंट। ग्रेट कंपनीज आर नॉट ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स अनलेस दे आर अवेलेबल एट अ ग्रेट प्राइस। एब्सोल्युटली। बेस्ट कंपनी कैन बी अ बैड इन्वेस्टमेंट एट द रॉन्ग प्राइस। एब्सोल्युटली। ओके। तो एक अगेन एनी कंपनी नेम्स आई एम टेकिंग, भाई वो हमारे पोर्टफोलियो में हो सकती है एंड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, या हम बेच रहे होंगे, तो इसलिए आप उस पर कुछ भी मत कीजिए। मैं सिर्फ इलस्ट्रेशन में नाम लेता हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए। हाँ, जैसे एशियन पेंट्स है, लास्ट 5 इयर्स में आप देखोगे, इट्स अ ग्रेट कंपनी, इट वाज अ ग्रेट कंपनी, बट नोबडी मेड एनी मनी इन लास्ट 5 इयर्स, क्योंकि रॉन्ग प्राइस। ओके। तो ये ग्रेट कंपनी है, ग्रेट प्राइस। तो इस तरह से ये जो फिलॉसफी है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऑल द ग्रेट इन्वेस्टर्स का मैंने बताया, तो वो फिलॉसफी सेम रहता है कि आपको रिस्क कम करना है। एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल लेट मी शेयर, वी से हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। दिस इज व्हाट, तो यार आपको ज्यादा पैसा बनाना है तो सब हाई बीटा स्टॉक्स लेना है, ऐसे बात होती है लोगों की। एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न अप्लाइज टू एसेट क्लासेस। डेट इज लो रिस्क एंड लो रिटर्न। उसमें लिख के देता है इतना दूंगा, और मोस्टली उतना आ जाता है। अगर आप AAA वगैरह यूज करोगे, A+, नीचे तो ठीक है, बट देन द यील्ड्स आर हायर, तो पोर्टफोलियो वर्क्स आउट। बट वो फिक्स्ड रहता है कि रिटर्न कितना आएगा जी, और लो रिस्क रहता है। इक्विटीज इज हाई रिस्क हाई रिटर्न, बट वंस आई एम इन इक्विटीज, मुझे रिस्क बढ़ाना नहीं है, अब मुझे कम करना है, क्योंकि रिटर्न तो गिवन है इक्विटी का। अब मुझे रिस्क कम करते जाना है, क्योंकि लोगों का रिटर्न कम क्यों आता है इंडेक्स से भी, क्योंकि आप उल्टा सीधा रिस्क ले रहे हो, उसमें आपको लॉस हो रहा है, तो गेन नहीं हो रहा है। रिस्क का मतलब क्या हुआ? रिस्क इज चांसेस ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, और वो हो रहा है जी। तो आपको रिस्क कम करना है once you are in equities, and the lower the risk, higher the return. Okay. So that is the core of the philosophy. Okay. विकास जी, ये बताइए ओमनी साइंस का उदय कैसे हुआ? मतलब हाउ यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, और क्या फिलॉसफी थी कंपनी शुरू करने के लिए, और आप अकेले शुरू किए या फिर आपके साथ और भी कोई को फाउंडर्स है? तो ये हमने करीब 10 साल हो गया एक्चुअली। 1st Feb 2017, so we are coming close to the 10th year, right? तो 2017 में we started, but we were earlier together. 3 लोग हैं फाउंडर्स। I am there, अश्विनी शामी मेरा को-फाउंडर, और एक और को-फाउंडर वरुण सूद। ओके। सो हम तीनों हैं। अश्विनी का भी बैकग्राउंड क्विकली मैं बता देता हूँ। ही इज आल्सो IIT बॉम्बे, एंड आई एम लखनऊ एंड टुलूज यूनिवर्सिटी फ्रांस, तो वहाँ से MBA किया है इन्होंने। और वरुण सूद इज एंड अश्विनी इज एक्स गोल्डमैन सैक्स। ओके। तो मेरे साथ पहले से ही वाज वर्किंग। Varun Sood is again IIT Roorkee, and I am Bangalore, and EDHEC business school in France. Okay. तो ये he is coming from the quant side for us. ING वगैरह में उन्होंने earlier काम किया है। तो ये तीनों मेंबर प्लस और भी मेंबर्स थे, हमारी एक टीम थी in a earlier firm where we started global equities and all those things. फिर हमने ट्रांजिशन किया कि हम खुद का करते हैं, and we came to create this together. और यहाँ पे day one से हमारा philosophy क्या था कि मतलब like we all know हजारों फंड मैनेजर्स, 500 PMSs हैं, right? कितने तो 1000 AIF होंगे, तो what is the need for yet another asset management company?
But the answer to us was very clear why we wanted to do this, because we had the earlier experience. In the earlier firm, we were ranked number 1 Okay. by Preqin. Preqin एक company है Singapore based which tracks all the hedge funds worldwide. Okay. Private equity hedge funds. Mhm. तो उसके पास उस समय 2014 में we were ranked number 1. Mhm. So 2014 में there were more than 11,000 hedge funds worldwide, Okay. and we were in the top for long bias equity portfolio Okay. worldwide. So we knew that we will be adding value to the ecosystem. इसलिए हमने शुरू किया और हमने देखा कि अगर हम इतना बड़ा अल्फा निकाल सकते हैं, इंडिया में निकाल सकते हैं, यूएस में निकाल सकते हैं, देन यूएस इज कंसिडर्ड एफिशिएंट मार्केट, कि वहां तो सब कुछ इनकॉर्पोरेटेड है, यू शुड नॉट बी एबल टू मेक अल्फा, बट हमारा वहां पे भी बन रहा था। तो हमने सोचा ये फिलॉसफी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, देयर इज अ बिग गैप इन द मार्केट, Okay. तो इसलिए हमने ये स्टार्ट किया। ओके और आगे जाके हम लोग ये सुनना चाहेंगे आपके कि हर एक पीएमएस कंपनी होती है, पीएमएस फंड मैनेजर होते हैं, उनका एक फिलॉसफी होता है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। तो हम भी समझना चाहेंगे कि ओमनी साइंस ऐसे क्या अलग करती है, आपका क्या प्रोसेस है, और उसका अगर आपने कुछ नाम दिया हो तो नाम क्या है, एंड हाउ यू आर जस्टिफाइंग दैट टर्मिनोलॉजी। सुपर क्वेश्चन। तो मैंने बेसिक फिलॉसफी आपको समझा दिया। अब इसी फिलॉसफी से ओमनी इनसाइट आता है। ओमनी इनसाइट ये है कि मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स चेज रिटर्न्स, चेज अल्फा, बट दे एंड अप विद रिस्क्स, राइट, व्हाइल यू कुड चेज सेफ्टी एंड एंड अप विद अल्फा। ओके, आप लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो आपको जो हाई रिटर्न के चक्कर में यू आर जस्ट गोइंग टू एंड अप विद रिस्क्स, and at the end of the cycle most of those risk chasers, return chasers will end up with nothing. while आपने सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया इक्विटीज में, ये नहीं कि मैंने एफडी में डाल दिया तो कैसे होगा, इक्विटीज में तो ये फिलॉसफी हो गया। और इसको और शॉर्ट में हम इसको ओमनी इनसाइट बोलते हैं। अब मैं बोलता हूँ ओमनी मंत्रा, चेज सेफ्टी गेट अल्फा। ओके, ग्रेट। ओके, एकदम छोटा सा बना दिया उसको, चेज सेफ्टी गेट अल्फा। नाउ आई विल टेल यू हाउ। तो उसका पूरा इस इनसाइट के ऊपर फिलॉसफी मैंने पहले समझा दिया जी, बाइंग बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह। अब इस पे आ गए हम, चेज सेफ्टी गेट। अब आपको मिलेगा साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, एंड आई विल शो यू हाउ यू आर एनहांसिंग द सेफ्टी एंड देन हाउ यू आर गेटिंग हायर रिटर्न्स। अभी में आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो हम पूरा मार्केट पकड़ते हैं अपना। पूरा मार्केट यानी क्या है कि हम लोग 1000 करोड़ के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि 1000 करोड़ के नीचे के जो कंपनीज है उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलता है। सो वी प्रेफर दिस, एंड दिस इज लिक्विड एंड दे आर लार्ज कंपनीज एज आई मेंशन्ड अर्लियर। तो 1000 करोड़ के ऊपर इंडिया में 1500 कंपनी है। अच्छा, तो ये 1500 का हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे कचरा निकालना। हाउ विल आई लूज मनी, दैट इज द क्वेश्चन। और जो वॉरेन बफेट के एक और पार्टनर है चार्ली मंगर जी, वो बोलता है कि टेल मी वेयर आई एम गोइंग टू डाई, ही इज पास्ड अवे लास्ट ईयर, बट वेयर आई एम गोइंग टू डाई आई विल नेवर गो देयर। तो मेरा पैसा कहाँ लॉस होगा, मुझे नहीं जाना है वहां पे जी, तो किधर लॉस होगा? सिंपल क्वेश्चन है। इफ यू टेक अ बिजनेस, वी आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, लोग मार्केट के प्राइस पे जाते हैं कि अरे किसका प्राइस गिर जाएगा वो नहीं लेना है। नो, किसकी बैलेंस शीट खराब है। If you have too much debt, then you can go bankrupt. And if you don't have any debt, can you go bankrupt? You cannot. Okay? तो suppose आप debt वाली कंपनीज हटा दो, मैं एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ लेकिन just to explain the example, तो जिसके पास debt है ही नहीं वो bankrupt नहीं हो सकता। तो the core way of losing money, shareholder wipe out कब होता है? जब bankrupt हो जाती है। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग है, जिसका बहुत सारा डेट है, ये सबको हम बोलते हैं कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स। दे शुड नॉट बी इन द मार्केट बट दे आर। और ऐसे एक दो नहीं है, 1500 में से 600-700 कंपनी ऐसे, अच्छा, जिनका डेट हमारे उसके हिसाब से ज्यादा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब कंपनी बंद हो जाने वाली है उसमें से, लेकिन उसमें से 700 में से 50-60 तो नेक्स्ट 5 साल में उड़ने वाली है। ओके, अब मैंने इन सबको हटा दिया, मुझे करना ही नहीं इधर काम, तो मेरा रिस्क एक लेवल कम हो गया। यानी निफ्टी 1500 करके अगर एक इंडेक्स होता या
सेंसेक्स 1500 करके इंडेक्स होता, तो वो पूरा मेरा मार्केट का इंडेक्स हो गया, उसमें से मैंने ये कंपनीज हटा दी। तो ये सेंसेक्स 1500 या निफ्टी 1500 या जो भी बोलो आप, टॉप 1500 करके हमने बनाया, उसका जो भी रिटर्न है उसमें ये लॉस भी है, लेकिन मैंने ये हटा दिया, तो मेरा जो बाकी का बचा टॉप 750 लेट्स से जो बचा, उसमें तो ये लॉस नहीं है। सो आई एम ऑलरेडी जनरेटिंग अल्फा, मेरा उतना रिटर्न एक्स्ट्रा आ गया। फर्स्ट लेवल कैपिटल डिस्ट्रॉयर्स हटाया। नाउ आई गो टू द नेक्स्ट लेवल। नाउ ऑल द कंपनीज आर not, none of them are loss making consistently, none of them have bad balance sheets, all are strong balance sheets. अब second way to lose money is कि कंपनी कई बार क्या करती है कि उसका जो नेटवर्थ होता है उस पर एक रिटर्न आना चाहिए। स्टॉक प्राइस नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी का जो आपने प्लांट प्रॉपर्टी फैक्ट्री वगैरह डाला है, जैसे 100 करोड़ का हमने डाला है, तो उस पर 15 करोड़ 20 करोड़ का प्रॉफिट एनुअली आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल। लेकिन कई बार क्या होता है, लिस्टेड कंपनीज बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल इज नॉट इवन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब उसने 100 करोड़ डाला है और उसको 7% आरओई आ रहा है, कोई मतलब तो फैक्ट्री बंद करके यू शुड हैव पुट इन एसबीआई एफडीज। ट्रू। तो वो फिर भी चला रहा है, तो आपका नहीं पैसा बनने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं कैपिटल इरोडर। इस तरह के कंपनी के साथ आप जितना रहोगे वो ग्रो ही नहीं कर रही है, तो आपका लॉस हो रहा है। तो वी रिमूव सच कंपनीज आल्सो। और समझो 200-250 कंपनी आपका निकल गया। सो सेकंड वे ऑफ लूजिंग मनी। नाउ कंपेयर टू द टोटल 1500 जिसने पूरे में डाला है, उससे हम 2 लेवल आगे आ गए और हमने सेफ्टी भी बढ़ाई और 2 लेवल अल्फा भी बढ़ाया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड लेवल पे। नाउ ऑल द कंपनीज आर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, all the companies have high return on capital, means they have competitive advantage। उसका मतलब क्या है कि competitive advantage है आपका, इसलिए आपका ROC हाई है। ओके, यानी दूसरे कंपनी के सामने आप ज्यादा कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। तो अब आते हैं इसमें, अब तीसरा कैटेगरी हम बोलते हैं कैपिटल इम्प्लोडर। ओके, दिस इज द थर्ड वे ऑफ लूजिंग मनी। डिस्ट्रॉयर था, इरोडर था, अब इम्प्लोडर। इम्प्लोडर क्या है? इम्प्लोडर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और हमने पहले थोड़ा सा बात किया उसके बारे में, दैट ग्रेट कंपनीज आर नॉट नेसेसरीली अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अनलेस दे आर अवेलेबल एट ग्रेट प्राइस। तो क्या होता है, इम्प्लोडर में मोस्टली ग्रेट कंपनीज होती है, सबको मालूम होता है, मार्केट में सब स्मार्ट है जी, और टीवी पे भी कवर होता है, वो मीडिया में भी कवर होता है, तो वो पॉपुलर हो जाती है। 100 की चीज 150 की बिकने लगती है, बिकॉज पीपल आर चेजिंग दैट कंपनी, जिसको हम लोग हाई पी बोल सकते हैं। हाई पी बोल सकते हो, ज्यादातर उनका हाई पी रहेगा, बिकॉज एवरीवन नोज इट्स अ ग्रेट कंपनी, इट इज अ ग्रेट कंपनी, इट हैज गॉट हाई आरओसी, इट हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। बट आप उसको ओवर पे भी कर रहे हो, 40 का पी, 50 का पी, 70, कभी 120 भी होता है, कभी 150 भी होता है, एंड पीपल आर स्टिल चेजिंग दैट, ओके, एंड ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट नहीं, इसमें पी देखना ही नहीं, ग्रोथ देखना है। हाँ, पी देखना ही क्यों है। और वही फिलॉसफी से आपने देखा होगा लास्ट 10 साल में, जैसे बीच में मैंने एशियन पेंट्स एक एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसा बहुत सारे बैंक कंपनीज के साथ में हुआ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज का कोई रिटर्न नहीं आया पिछले 5-7 साल में, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड, डिस्पाइट उन्होंने फंडामेंटली सब किया। तो इनको हम बोलते हैं इम्प्लोडर, और इनको भी निकाल देते हैं। और इसमें ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता ये पॉइंट, क्या अरे इतना अच्छा कंपनी है, आप क्यों नहीं लेते, बिकॉज मेरे को प्राइस जब तक राइट नहीं है वी विल नॉट बाय। तो आपने तीसरा लेवल एक और क्रॉस कर दिया हाई पी कंपनीज का, ओके, ऑफ लूजिंग मनी। तो नाउ यू आर 3 लेवल्स ऑफ अल्फा। तो मेरा एनहांस सेफ्टी तो हो गया और अल्फा भी आ गया, वो आपको समझ गया, लो रिस्क हाई रिटर्न। अब कहानी आधी खत्म है। नाउ वी से दैट ओके, बचा हुआ पोर्टफोलियो में से समझो 200-250 कंपनी बच गई अब तक, अब इसमें से मुझे हाई ग्रोथ कंपनीज चाहिए। सो दे हैव नाउ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स, दे हैव हाई आरओसी ऑलरेडी, नाउ वी आर लुकिंग एट ग्रोथ है कि नहीं। तो जो नॉन ग्रोअर्स है, स्लो ग्रोअर्स है, उसको हम हटा देंगे। कभी कभी स्लो ग्रोअर को भी लेंगे इफ इट इज एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड कंपेयर्ड टू इट्स ग्रोथ रेट, बट मोस्टली हमने लो ग्रोथ सब हटा दिया और हाई ग्रोथ कंपनीज अब बच गई, एंड दे आर प्राइस्ड राइट, they are not overvalued, they are at significant discount to their intrinsic value। जैसा मैंने बोला, मुझे 30%, 50%, 80% और कभी कभी 95% डिस्काउंट भी, यानी 100 रुपए की चीज 5, 10, 20 में भी मिलती है।
अच्छा 50 में भी मिलती है, 70 तक भी मिलेगी, उसके ऊपर हम नहीं देंगे। ओके, तो ये लेके हम ग्रोथ इनकॉर्पोरेट हो गया, फिर ये डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू देखा, फिर ये देखा कि कंपनी का ग्रोथ किस बेसिस पे आ रहा है, वो भी आपको देखना है, अंडरस्टैंड करना है। वो ग्रोथ वेक्टर कैसे ढूंढने हैं। कंपनीज विच आर एक्सपोज टू टेलविंड्स, यानी मार्केट में पुल है, आप नहीं भी करना चाहोगे तो मार्केट आपसे खींच रहा है कि मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, इतनी जो डिमांड है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर। तो जैसे कोविड के बाद में ये टूरिज्म इंडस्ट्री में ये हो गया था कि हर किसी को बाहर घूमने जाना है, होटल में रहना है, तो टेलविंड उसी को कहा जाता है। तो वो एब्सोल्युटली, लेकिन वो टेम्पररी था। अच्छा, हमको ग्रोथ फैक्टर वो है जो 5 साल 10 साल 20 साल तक जिसका डिमांड चलते रहे। ओके, जैसे कि आप बोलो एआई, या आप बोलो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड विल बी देयर फॉर मोर देन 10 इयर्स, राइट। या इंडिया का डिफेंस, अब इंडिया का डिफेंस इतना पीछे था कि अभी हमको 10-20 साल कम से कम उसमें इन्वेस्ट करते जाना है गवर्नमेंट को, तब जाके इंडिया का डिफेंस विल बी कॉम्पिटिटिव कंपेयर्ड टू वेयर वी आर एज अ इकोनॉमी। ओके, यू आर द 4th लार्जेस्ट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जो अपना रीजन है उसके हिसाब से जो आपको डिफेंस करना है, या फिर इंटरनल लॉजिस्टिक्स आप देखिए, ओके, तो दैट इज अनदर टेलविंड। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पीछे है, हमको इतना सारा इंटरनल इंफ्रा चाहिए कि वो 10-20-30 साल तक वो चले। इनको हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, या फिर इवन टेक सिंपल थिंग, जैसे पहले कोका कोला पीते थे लोग, ओके, अब क्या बोलते हैं, हमको शुगरी ड्रिंक्स नहीं चाहिए, हमको फिटनेस ड्रिंक्स चाहिए, या हमको आमरस चाहिए, या वो क्या होता है अपना पना होता है, उसके भी ड्रिंक्स आ गए, राइट, किसी ने पाया, तो वो ज्यादा उसको टेलविंड्स है। ओके, फिटनेस वाले प्रोडक्ट्स को टेलविंड है, वेलनेस वाले प्रोडक्ट्स को टेलविंड है। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स है, ये कल्चरल हो गए, तो इनके फैक्टर्स है। इट कैन बी पॉलिटिकल, इट कैन बी रेगुलेटरी, भाई हमने रेगुलेशन बना दिया कि पोल्यूशन वाला चीज नहीं होगा, राइट, तो उधर एक टेलविंड आ गया। या फिर इट कैन बी लीगल, इट कैन बी सोशल, जो अभी हमने फिटनेस का एक ट्रेंड है वो बात किया। इट कैन बी सोशल एज एन ओल्ड पीपल, अभी हमारे कंट्री में या वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे ओल्ड पीपल का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है जी, पीपल हु लिव अप टू 90 और 100। यस, तो फिर उनको वो चाहिए, उनके ट्रीटमेंट्स चाहिए, उनके लिए सोशल वो चाहिए, हेल्थ का वो चाहिए। तो ऐसे होता है ग्रोथ फैक्टर, ओके, क्योंकि वो फिर डिमांड आ रहा है, अच्छा, एंड द कंपनीज हैव टू कैटर टू इट। यस, तो फिर आपका ग्रोथ इज वेरी सर्टन, ओके, राइट। अगर एक्सटर्नल नहीं है तो मैं जितना कैपेक्स करूंगा उतना ग्रोथ आएगा, बट डिमांड इज देयर, देन इट्स मच लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ऐसे करके हम फाइनल वो 25 से 30 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, इक्वल वेटेड। इक्वल वेटेड देखो, 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो 4% ईच हुआ, तो मेरा समझो इतना सब करने के बाद भी मिस्टेक हुआ, सपोज आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, तो भी मेरा 4% ही जाएगा ना, और पूरा कैपिटल उड़ गया। इन इक्विटीज ऐसे यू कैन लूज 0, यू कैन गो टू 0, तो भी 4% ही गया ना। देयर आर 24 अदर कंपनीज टू मेक अप फॉर इट, राइट। सो दिस इज माय फिलॉसफी, वी डोंट डू 15-20% का बिग बेट्स, ओके, वी डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ हाई कन्विक्शन जो बोलते हैं, ओके, क्योंकि कन्विक्शन कहां से आ रहा है, वो फेक है, प्रमोटर को खुद नहीं मालूम उसका कंपनी का 5 साल बाद क्या होगा। Jensen Huang didn't know in 2016 that he will be the largest company in the world. He didn't know, for sure. And similarly, other companies which went out of business. BlackBerry पूरा उड़ गया, right? नहीं तो हम सबके पास BlackBerry लेके घूमते थे, कोई सोच ही नहीं सकता था BlackBerry होगा नहीं, आज तो याद भी नहीं होगा बच्चे लोग को। Same with Nokia. हाँ, same with Nokia. फिर से कौन सा कंपनी है ये? बच्चे लोग अभी जो जेनजी है, they have never even seen and heard, right. And they will say ये क्या डिवाइस है, अजीब सा, I don't want this, right. So neither the promoter could tell beforehand, तो इसलिए वो 15-20% का conviction is so stupid, I think, okay. So this is how we create the portfolio. तो विकास जी, जैसे आप कहते हो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिंग जो आपका एक आपके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का एक पार्ट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, और जिसमें आप क्लेम करते हो कि कि 100 साल का रिसर्च जो है, या फिर 100 साल की जो हिस्ट्री है बेसिकली, तो हिस्ट्री को लेके आप आगे की रिसर्च करते हो, और ये सही भी है कि बेसिकली जो हमें सिखाया गया है या फिर कुछ गलतियाँ होती है, जो एक सीख होती है हिस्ट्री से, वो लेके ही हमको आगे बढ़ना होता है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
तो अभी जो मैंने समझाया ये पूरा उसी पे बेस्ड है। जी। बेस कहाँ है, जैसे हमने बेंजामिन ग्राहम की बात की, हम्म, तो उन्होंने 100 साल पहले ही वाज ऑन वॉल स्ट्रीट, हम्म, और वो उनके पहले बर्नार्ड बरूक करके एक थे, और बहुत सारे थे। तो हमने वहां से शुरू किया, क्योंकि हमें यूएस मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बुक्स भी लिखा है, डिटेल्स है, सब है। तो हमने वहां से स्टडी शुरू किया, और पूरा सबका फिलॉसफी, सबका प्रैक्टिस में क्या रिटर्न आया, कैसे आया, व्हाट वाज देयर ट्रेडिंग फिलॉसफी, उनके मिस्टेक्स कहाँ थे, ये सब स्टडी करके हमने फाइनली सब कंबाइन करके, एंड एज आई सेड के साइंटिफिक इन्वेस्टिंग है हमारा। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बिल्ड करते हैं, साइंटिस्ट दिमाग है। तो इसलिए मैंने बोला भाई पैसा कहाँ लॉस होगा, कोई भी किताब में आपको ये फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा, पैसा कैसे कैसे लॉस होगा वो हटा दिया, और फिर कैसे गेन होगा वो बना दिया। तो दिस इज द वे वी फॉर्मुलेटेड द साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। तो इसमें मेन आप नाम देखोगे तो क्या है, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर, बेंजामिन ग्राहम, फिल फिशर, पीटर लिंच, एक और बहुत अच्छे जॉन टेम्पल्टन। ओके। तो ये मेन आप समझ लो लोग हैं जिनके हमने एक्सपर्टीज स्टडी करके हमने इनकॉर्पोरेट किया इनके मेन आइडियाज। मेन आइडियाज क्या हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, लोगों को लगता है कॉन्सेंट्रेट, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि एक कंफ्यूजन है लोगों को। चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे, उन्होंने बोला था कि यार 3 से 5 कंपनी बहुत होता है, क्यों चाहिए आपको। अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था लोगों को नहीं समझ में आता, एंड ही सेड आई हैव ओनली 4 इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट आर द 4 इन्वेस्टमेंट्स? ही इज गॉट अ कंपनी कॉल्ड कॉस्को, जैसा अपना डीमार्ट है वैसा, जी, एवरीडे लो प्राइस अच्छा। कॉस्को में, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, एकदम सस्ते में मिलेगा, लिमिटेड वो रहेगा लेकिन जो मिलेगा एकदम सस्ता मिलेगा। तो ही इज ओनर ऑफ दैट, मतलब एक स्टॉक वो है। एक स्टॉक है बर्कशायर हैथवे जो कि वॉरेन बफेट वाला कंपनी, ही इज वाइस चेयरमैन। एक है डेली जर्नल कॉर्पोरेशन, वो भी वैसे ही एक कंपनी है, पेपर निकलता था डेली जर्नल, अब आज तो कोई पेपर पढ़ता नहीं। तो उन्होंने उसके पोर्टफोलियो में कैश डेवलप करके उसमें कुछ 5-7 स्टॉक खरीदते। और एक उन्होंने एक लीलू करके एक चाइनीज फंड मैनेजर है, मतलब यूएस का ही है, उनके पास फंड दिया था, तो वो चाइना में लगाते थे पहले, एंड देन आई थिंक ही मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट चाइना में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, तो ही इज अगेन। तो ये 4 इन्वेस्टमेंट, सो ही क्लेम्स आई हैव ओनली 4 इन्वेस्टमेंट्स। बट आप बर्कशायर हैथवे के अंदर जाओगे तो कम से कम 40 से 50 तो लिस्टेड स्टॉक्स है जी, और 70-80 फुल्ली कंट्रोल्ड कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज जो उन्होंने पूरी लेके, तो 120 कंपनी है उसके पोर्टफोलियो में। ओके। When he is claiming that I have only 3, तो मेरा उनको, he is the most brilliant man. वॉरेन बफेट सन said, वो बोला था कि चार्ली मंगर से ज्यादा ब्रिलियंट मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, वॉरेन बफेट का सन। वॉरेन बफेट कितना इंटेलिजेंट है वो तो छोड़ ही दो, राइट? तो इतना स्मार्ट आदमी है, लेकिन he actually has 110 companies or more in his portfolio through that company. तो इसलिए आप इस पे मत जाओ कि 3 कंपनी खरीदना है, मैं हाइप, दैट इज कॉल्ड हाइपर कंसंट्रेशन। ओके। इसके कॉन्ट्रास्ट में लेट मी टेल यू अबाउट पीटर लिंच। पीटर लिंच वाज द ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर ऑफ यूएस। फिडेलिटी करके कंपनी उसमें काम करते थे, मैजेलन करके फंड है। ही जनरेटेड 29.2% CAGR ओवर 13 इयर्स। वाओ। 1978 से लेके लेट्स से 1991 तक, अंदाज से 1-2 साल इधर उधर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एंड ही बीट वॉरेन बफेट ऑन दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड। 29% CAGR विद द लार्जेस्ट फंड, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ गया। तो शुरू में तो इट स्टार्टेड विद फ्यू $million का एक सड़ा हुआ स्कीम था, वो उसमें बैठा दिया था उसको, और वो करते करते इतना फेमस हो गया दैट इट अट्रैक्टेड बिकेम द लार्जेस्ट फंड इन यूएस। एंड विद दैट, डिस्पाइट हैविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड एवरीवन सेड कि भाई लार्ज पोर्टफोलियो फंड होने के बाद में तो परफॉर्मेंस खराब होती है, ही नेवर डिस्पाइट। एंड तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, चार्ली मंगर, पीटर लिंच, concentration, diversification. Can you guess how many companies he had in the portfolio, Peter Lynch? 29% का डॉलर में CAGR, maybe 30-35. और गेस करो, उससे बड़ा है कुछ, 50. एकदम बड़ा बोलो कुछ, 100. He had at peak 1400 companies in his portfolio, 1400 कंपनी।
In one single portfolio. In single portfolio, and he generated how much? 29%. 29%. तो ये एकदम मिथ है, बकवास है कि बस वो 4-5 कंपनी ले लो जो हाई और फिर आपका अल्फा आ जाएगा. दैट इज द हाई रिस्क हाई रिटर्न. उसमें रिस्क ही आता है, रिटर्न बहुत कम आता है. एक साइकिल में आ भी गया तो अगले साइकिल में वो नहीं आना है. While you can have a portfolio of 1400 companies as long as they are at a discount to their intrinsic value and they have potential for alpha and still generate crazy alpha like this. तो अगर उनके पोर्टफोलियो में 1400 कंपनीज है तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा? यूनिवर्स समझो 5000 का था. ओके. 5000 का यूनिवर्स है यूएस में, मतलब जो इन्वेस्ट करने लायक है. उसके जी. नीचे तो फिर बहुत इलिक्विड हो जाता है. एंड ही कुड इन्वेस्ट ग्लोबली आल्सो. राइट. He was, उसका जो फंड था इट वाज अ गो एनीवेयर फंड. तो उनको जर्मन स्टॉक लेना है ले सकते हैं, उनको हाँ उनको यूरोपियन स्टॉक लेना है, जापानीज स्टॉक लेना है, they used to buy. ओके. तो यूनिवर्स दैट वे बिकम्स बिगर, बट प्राइमरीली यूएस फोकस्ड ही था. तो काफ़ी लोगों को मालूम है पीटर लिंच के बारे में, उनके मे बी परफॉर्मेंस के बारे में, बट शायद ये किसी को मालूम नहीं होगा आज तक कि उनके वो जो पोर्टफोलियो था उसमें 1400 कंपनीज थी. तो आज मुझे भी पहली बार मालूम पड़ी है ये चीज़. थैंक्स टू यू विकास जी. अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि जब आप ये देखते हो कि हम लोग हमेशा अपने यहाँ पे ये कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस तो मोस्टली हम लोग एक परख सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके सर्विसेज थे. बट आप एक पीएमएस हाउस, एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो? देखिए दो तरीका है. एक बोलते हैं सब्जेक्टिव कि आई नो समवन हु नोस समवन, हमने उनके बारे में पता किया और वो तो अच्छे लोग नहीं हैं एंड दे आर स्पेंडिंग टू मच, एयरक्राफ्ट खरीद लिया है और दुबई ट्रैवल करते हैं और कुछ करते हैं और दूसरे इंटरेस्ट बहुत है. दैट इज वन वे. वी डोंट बिलीव इन दैट वे. मेरे कितने जासूस बिठाओगे आप? मतलब दिस इज नॉट द प्रैक्टिकल वे. सो द प्रैक्टिकल वे एक्चुअली आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में पड़ा है. आप बैलेंस शीट खोलो और आप उधर का एफिशिएंसी देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, मार्जिन्स कितना है. इट्स सो इजी. अगर सेम इंडस्ट्री में मैं बेस्ट कंपनी लेता हूँ और आपका कंपनी लेता हूँ और कंपेयर करता हूँ फाइनेंशियल पैरामीटर्स, अगर दूसरा को 25% मार्जिन आ रहा है और 35% का आरओई आ रहा है और आपके में 15% का मार्जिन आ रहा है और 12% का आरओई आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है. क्यों आपका आ रहा है? सेम इंडस्ट्री में हो, यू शुड बी समवेयर क्लोज. एवरीवन कैन नॉट बी सेम, बट आपका जो इंडस्ट्री एवरेज से भी नीचे आ रहा है या इंडस्ट्री के बेस्ट से काफी नीचे डिफरेंस है, तो इट ऑटोमेटिकली थ्रोज समथिंग. सो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का एक सिंगल अगर आपको पैरामीटर चाहिए ना, सिर्फ आरओई. ओके. यू लुक एट द आरओसी, दैट इफ आरओसी इज हाई, return on capital is let's say 25-30%, and guaranteed it's a good management. Okay. मेरे लिए उतना काफी है. अभी कोई बोलेगा कि यार हो सकता है उसका एक्चुअल आरओसी 40% हो और इधर 35 दिखा रहा है, तो 5% is maybe. I don't care. I am a passive shareholder. 35% आरओसी से अगर कंटिन्यूसली कंपनी चल रही है 10 साल से, then it's managed properly in my opinion. Okay. मतलब 15 के ऊपर कुछ भी अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे समझाया नहीं कि बैलेंस शीट पे आंसर है पूरा. Okay. Not sending out जासूस and spies. तो हमने बहुत बार ये भी देखा है कि जैसे आपने कहा कि बैलेंस शीट देख के हम समझ सकते हैं, बट हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये भी देखा है कैपिटल मार्केट्स में कि बहुत सारी कंपनीज का कैपिटल जो बैलेंस शीट जो होता है उसमें भी बहुत सारे नंबर होते हैं, फर्ज होते हैं. तो फिर वो चीज़ को आप कैसे वेरीफाई करते हो? परफेक्ट. सो सुपर क्वेश्चन, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. तो पहला जैसे हमने डिस्कस किया कि एक तो उस इंडस्ट्री के दूसरे कंपनी से आपको कंपैरिजन करना है, बेस्ट से भी करना है और एवरेज से भी करना है. तो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि कुछ डिविएशन ज्यादा है क्या. सेकेंडली आपको उसी कंपनी का हिस्टोरिकल देखना है. आप 1 साल का बैलेंस शीट पे जज मत करो, आप उसको 10 साल का 20 साल का देखो, जितना आपको मिलता है, तो आपको दिखेगा कि भाई इसका एक मार्जिन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल कंसिस्टेंट है कि नहीं है, फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है. कोई बिजनेस साइक्लिकल होता है, उसमें होता है फ्लक्चुएट, नो प्रॉब्लम, बट वो फ्लक्चुएशन का भी एक रेंज होता है और वो फ्लक्चुएशन फिर साथ में होता है पूरा इंडस्ट्री का.
कि साइकिल आया तो मार्जिन बढ़ गए, साइकिल गया तो मार्जिन कम हो गए या नेगेटिव हो गए। तो ये सब जब आपका अगर रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज आपका हिस्टोरिकल कंसिस्टेंसी है, देन आई ट्रस्ट द बैलेंस शीट। प्लस देयर आर वेज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोलते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग बोलते हैं, उससे आप वो टेक्निक से आप निकाल सकते हो कि कहाँ फजिंग हो रहा है। क्योंकि 3 स्टेटमेंट है आपके पास, बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। तो आप इसमें से तीनों को एक साथ नहीं मैनिपुलेट कर सकते। आप कहीं पे मैनिपुलेट करोगे तो दूसरे में दिख जाता है। तो ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग के भी मेथड्स है, आप निकाल सकते हो ये सब। तो ये समझने के लिए ऐसी कोई किताब है या फिर ऐसा कोई एक प्रोसेस है? तो एक पुरानी किताब है, हार्वर्ड शिलिट करके है, वो ऑथर, अकाउंटिंग शेनानिगन्स, मेरे को पूरा टाइटल याद नहीं है, से आपको मिल जाएगा, अकाउंटिंग शेनानिगन्स करके। तो आप वो मतलब आप पढ़ लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, और सिंपल लिखा है उन्होंने। और मेरे ख्याल से मतलब किसी को अगर बैलेंस शीट समझनी है और बैलेंस शीट में जो टेक्निकलिटीज जो समझनी है, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट बुक है आज तक की वो। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। और कितना सिंपल करके दिया। जी, मतलब यू डोंट हैव टू बी सीए। ठीक है विकास जी, आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि और समझने की कोशिश करेंगे कि ओमनी साइंस कैपिटल जो है उनके प्रोडक्ट यूनिवर्स क्या है, उनकी ऑफरिंग्स क्या है और कैसे वो जो दर्शक है उनके लिए अवेलेबल है, उसके बारे में समझना चाहेंगे। ठीक है, तो हमारा बिजनेस आप 2 पार्ट में समझ सकते हैं। एक है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स और एक है फॉर एचएमआईस। तो मेन वी लीड विद द पीएमएस, राइट? ओमनी साइंस पीएमएस है, उसमें आपको पता ही है 50 लाख एंड अबाउट टिकट साइज होता है। तो उसके अंडर में हमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, हमने 3 कैटेगरी में प्रोडक्ट्स डाले। बट आप वो सब मत सोचिए, एक सिंपल सोचो तो मेरे पास एक फ्लेक्सी कैप प्रोडक्ट, राइट? आपको कुछ नहीं करना है, पीएमएस चाहिए तो दैट इज द प्रोडक्ट टू गो फॉर, ओमनी सुपर नॉर्मल फ्लेक्सी कैप। जो कि मैंने एग्जांपल भी जो फ्रेमवर्क का दिया है कि 1500 कंपनीज में से हम कैसे सेलेक्ट, वो फ्रेमवर्क में ही होगा, वो फ्रेमवर्क में होगा। 1500 कंपनीज में से 25, 30, 35 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो वो एक्चुअली फ्लैगशिप है। अब इसके साथ में सेकंड यूनिक प्रोडक्ट मैं बताता हूँ। प्रोडक्ट तो मेरे पास बहुत सारे, पर मेरे को काम का चीज बता रहा हूँ जो क्लाइंट के लिए काम में आएगी। मेरे पास एक प्रोडक्ट है कॉल्ड ओमनी सुपर पे, व्हिच इज यूनिक आई थिंक अक्रॉस द इंडस्ट्री। मतलब एआईएफ, पीएमएस, म्यूचुअल फंड किसी में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। ओके, इसका आइडिया ये है, सुपर पे इज अ इक्विटी, इट्स अ हाइब्रिड प्रोडक्ट। ओके, मल्टीपल एसेट क्लासेस है बट मोस्टली इक्विटी और डेट पकड़ लो, बट इट इज एग्रेसिव। In it, normally we maintain 75% equity in it. The idea is like this: we do a payout. हर महीने का जो क्लोजिंग NAV होता है उसका 0.5% हम पे आउट कर देते हैं फर्स्ट वीक में आपको कैश में। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली फ्लक्चुएशन होगा, जब आपने पहले 3 साल में डाला हुआ है, 3 या 5 में, तब आपने 1 करोड़ डाला है और आपको रफली 50,000 रुपए महीने का आ रहा है, रफली। क्योंकि कभी कभी पोर्टफोलियो गिर जाएगा, इक्विटी है ही है, तो कभी 95 लाख का हो गया, 90 लाख का हो गया, तो 90 लाख का 0.5% आएगा उस समय। ओके, यानी 50,000 नहीं आएगा, 45,000 आएगा। तो जैसे कोविड में हमने देखा, तो कोविड में तो 50,000 गया, उस महीने भी पैसा गया, लेकिन 29,000 गया एक महीना। ओके, 50 के बदले में 29,000, राइट? तो इतना डीप आ सकता है। ओके, लेकिन आप अगर वो टॉलरेट करने को रेडी हो 3-4 साल, तो इसका बेनिफिट मैं आपको समझाता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने रिटायर, सपोज आई रिटायर, आज हमने बात किया 60 इयर्स में आप रिटायर हो गए, 30 साल आपने काम किया जी, लेकिन आपको शायद 40 साल और जीना, गिवन द लॉन्जेविटी जो अपने जो मिडिल क्लास और हायर में हेल्थ के हिसाब से सब 95-100 तक जाने वाले मेजॉरिटी ऑफ, यानी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। 30 साल काम किया, उसमें जो सेविंग किया दैट हैज टू लास्ट यू फॉर 40 इयर्स, तो 30-40 इयर्स। अभी कैसे करोगे आप? अगर एसबीआई के एफडी में डाल दोगे तो आपका 1 करोड़ आज है, उस पे 6 लाख मिल जाएगा साल का, 50,000 रुपए। लेकिन 10 साल बाद भी वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहने वाला है, और वो 50,000 ही आपको देने वाला है। लेकिन अगर मैं जस्ट फॉर इजी एग्जांपल कैलकुलेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन अगर 7% है, तो आज जो आपका 50,000 रुपीज पर मंथ में काम हो रहा था, वो आपको 1 लाख रुपए लगेगा, शायद उससे भी ज्यादा, है ना? तो मतलब रूल ऑफ 72 से मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि डबल हो जाएगा।
अब लेकिन आपके पास तो 1 करोड़ ही है, उसमें से 50,000 ही कमा रहे हो, तो आपको लाइफस्टाइल कट करना है या आप ईटिंग इनटू कैपिटल करोगे। तो वो अवॉइड करने के लिए हमने ये बनाया है सुपर पे, विच इज टू नॉट ओनली बीट द इन्फ्लेशन, तो आपका कॉर्पस भी इन्फ्लेशन से ग्रो होना चाहिए और इनकम भी इन्फ्लेशन से ग्रो होना चाहिए। ओके, राइट, बिकॉज इट्स इक्विटी, तो इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता है इक्विटी में। तो मतलब इक्विटी 75% हैवी है, मार्केट में बबल आएगा तब वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल तो, और प्लस 25% डेट है। उसका फायदा क्या है कि इवन इफ मार्केट गोज डाउन फॉर 3-4 years, आई कैन कीप पेइंग आउट 0.5% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ओके, तो आपको जैसे रिटायर होना है 60 में, कोई बात नहीं, पर एकदम से आदमी काम तो बंद नहीं कर देता है, 4-5 साल करता है। माय एडवाइस इज आप 60 होने वाले हो तो 55 से शुरू कर दो, तो 5 साल बाद ये स्टेबल हो जाएगा पोर्टफोलियो, मोस्ट लाइकली मींस इट विल रिमेन अबव द इनिशियल कॉर्पस ऑफ 1 करोड़ आफ्टर 5 years। ऐसा हमारा एस्टिमेट है, आई कैन नॉट गारंटी, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी, एंड 10 years लेटर यू शुड बी बीटिंग द इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली। और फिर 20 years लेटर कितना होगा आपका रिक्वायरमेंट हो गई 20 years लेटर 4 लाख रुपए महीना, सॉरी 2 लाख रुपए महीना, 30 years लेटर 4 लाख रुपए महीना। दिस इज डिजाइन्ड टू कीप डूइंग दैट। ओके, तो ये देखिए 3 चीज है रिटायरमेंट में, एक एफडी वाला एंटिटी है, एक बोलते हैं एसडब्ल्यूपी करेंगे म्यूचुअल फंड में, लेकिन एसडब्ल्यूपी के जितने प्लान है सब लोग क्या बोलते हैं 4% विड्रॉल करो जी, यू विल लिव टिल 85, तो 25 साल आपका रह जाएगा। इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन आपको यही था अभी कि जब आपने ये प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे थे कि जो म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यूपी होती है और आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है? तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो उसमें क्या है, विड्रॉल आप एसडब्ल्यूपी में कैपिटल विड्रॉल कर रहे हो एडिशन, हमारे में भी कभी कभी होगा जब शुरू में मार्केट डाउन है और आपने 1 करोड़ डाला है और पे आउट है, वो उस पीरियड में आपका कैपिटल में से हो सकता है, बट वंस यू क्रॉस दैट 1 करोड़ थ्रेशोल्ड, अब मेरा कंसिस्टेंटली 1 के ऊपर चला गया, 1.5 का हो गया, 2 का हो गया, उसके बाद में वी आर नेवर ईटिंग इनटू द पोर्टफोलियो, आई मीन द कैपिटल। एसडब्ल्यूपी में क्या है प्लान कि आप 85 तक रहने वाले हो, अरे एवरेज एज इज 85, तो हमने 25 साल, और अगर आप 86 के हो गए तो क्या करोगे, यू आर आउट ऑफ कैपिटल। 87 में काम ढूंढने निकलूंगा मैं, I don't know, right? But you are probably going to live till 95 or even 100. तो this doesn't work. Second flaw मैं बताता हूँ। दूसरा फ्लॉ क्या है, टिपिकल एक हाइब्रिड पोर्टफोलियो है, उसमें एसडब्ल्यूपी करवाते हो आप। तो हाइब्रिड पोर्टफोलियो में जब मार्केट डाउन भी है, आप अपना फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हो 50,000 रुपीज, तो डाउन मार्केट में यू आर सेलिंग द इक्विटी पोर्शन आल्सो, यूनिट्स भी बिक रहे हैं आपके, यूनिट बेच रहे हो, यूनिट बिका तो यानी इक्विटी भी बिका, वो भी बिका, दोनों बिका। जबकि डाउन मार्केट में यू डोंट शुडंट सेल इक्विटी, हमारे प्रोडक्ट में वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज वी आर मैनेजिंग, हम उसको बेस्ड ऑन द कंडीशंस वी विल सी, जैसे हमको बुल मार्केट में है तो वी विल बी टेकिंग आउट फ्रॉम इक्विटी एंड पुशिंग इनटू डेट, बट एंड पेइंग यू आउट फ्रॉम डेट ओनली, बट मेरा यहाँ से रिडेम्पशन इंटरनली कर रहा हूँ मैं, राइट, रीएलोकेशन। व्हाइल मार्केट डाउन है, मैं इक्विटी को टच नहीं करूंगा। Okay. मेरे पास जो 25% डेट है मिनिमम, that will last me for 3-4 years. Okay. Because I have to pay 0.5% per year. So 0.5% per year into 25, यानी कि मुझे 50 महीने तक, which is 4 years तक इक्विटी टच करने की जरूरत ही नहीं। Okay. Right? If let's say market remains down, so मेरे को डाउन में बहुत कम चांस है कि मुझे इक्विटी बेचना। Okay. So this is the difference between SWP in hybrid fund versus it running it in a PMS. तो जो इक्विटी का जो यूनिट्स बोल सकते हैं या फिर वो जो स्टॉक्स आप बचा के रखते हो ताकि जब रिकवरी जब मार्केट में आए या फिर बुल रन आ जाए तब एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें से हो सकता है, एंड दैट प्रॉफिट अगेन यू कैन शिफ्ट टू देन विल शिफ्ट बैक टू डेट फॉर नेक्स्ट 5 years. Exactly. या तो ये प्रोसेस से इट विल लास्ट यू फॉर, यू विल नेवर ईट इनटू योर फुल कैपिटल। एग्जैक्टली, except for the first 3-4 years जब निकल जाएगा, 3 to 5 years, उसके बाद you will never touch capital, you will never touch equity in down market, and even when you pass on the legacy, आप legacy pass करके जाओगे, SWP के जैसा पूरा पैसा खा के नहीं जाओगे, आपको सिर्फ इनकम आपने यूज किया रहेगा लाइफ में, वो पूरा कॉर्पस नेक्स्ट जनरेशन के पास आ जाएगी। तो काफी यूनिक स्ट्रैटेजी आई गेस ये।
मुझे मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सिर्फ आप ही के पास है We have शायद not seen anywhere else. राइट राइट। विकास जी, आगे बढ़ते हुए आपके जो ग्लोबल पोर्टफोलियो उसके बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। और जैसे अभी हमने लास्ट एक साल में देखा है कि इंडिया मार्केट छोड़ के जितने भी मार्केट है, जैसे कोरिया मार्केट है या फिर ताइवान मार्केट है, बाकी के जितने भी मार्केट है, काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस हो रहा है वहाँ पे। इनफैक्ट अभी हम लोग जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब नैस्डैक और S&P 500 हम लोग देख रहे हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस पे मोड पे है, राइट। तो आप अभी ये एक्चुअली नीड हो गई या फिर एक कंपल्शन हो गया है कि एक इन्वेस्टर को एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एसेट एलोकेशन होना चाहिए। तो जैसे आपके पास ऑलरेडी ग्लोबल फंड्स है, तो आप अगर उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहो तो। श्योर। तो देखिए, पहला फिलॉसफी ये नहीं है कि वहाँ ज़्यादा रिटर्न है इसलिए हम बोल रहे हैं। सिंपल डाइवर्सिफिकेशन। फर्स्ट थिंग इज दैट कि भाई आप एक कंट्री में हो, एक इकोनॉमी है व्हिच इज वेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, नो डाउट, ग्रोइंग इकोनॉमी है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। तो नो डाउट यानी ये सबसे अच्छे स्वीट स्पॉट में आपको भगवान ने भेजा है, आपको खुश होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा इधर रखूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें दुनिया में हो रही है जो हमें इंडियन मार्केट से नहीं मिलती। जी जी। पहली बात, आप INR डेप्रिसिएशन देखते हो। अगर आपका डॉलर में होता एलोकेशन और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता तो भी आपका 10-15% रिटर्न आ जाता जस्ट बाय रूपी डेप्रिसिएशन ओवर लास्ट फ्यू इयर्स, राइट। तो और अगर वो डॉलर गेनिंग वाले में होता तो आपका कितना रिटर्न आ जाता, सोच लीजिए। तो इस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन इज, यू आर अ क्रूड ऑयल इंपोर्टर, पर आपके पास क्रूड ऑयल है, डॉलर है, ये सब हेज कैसे करोगे इफ यू गो टू इंटरनेशनल मार्केट। तीसरा आ गया, अभी इंडियन IT सर्विसेज स्ट्रगलिंग, क्योंकि AI ने उनका जॉब खा लेगा ऐसा। तो आपको उस साइड का भी एक्सपोजर चाहिए। इंडियन IT कंपनी अगर डिसरप्ट होने वाली है, एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म थोड़ी डिसरप्ट हो रही है, तो उसको जो डिसरप्ट कर रहा है उसका स्टॉक क्यों नहीं होना चाहिए आपके पास। अगर AI डिसरप्ट कर रहा है तो यू शुड हैव बॉट गूगल, यू शुड हैव बॉट Amazon, यू शुड हैव बॉट माइक्रोसॉफ्ट, यू शुड हैव बॉट Nvidia में भी। प्राइस राइट नहीं था तो आई एम नॉट रिकमेंड, लाइक Nvidia वाज नॉट इन माय पोर्टफोलियो बट अर्लियर, क्योंकि प्राइस भी राइट चाहिए। ग्रेट कंपनी एट अ ग्रेट प्राइस, वो हमें नहीं मिली। बट मैं बोल रहा हूँ अगर आपका वो होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका पोर्टफोलियो एकदम बैलेंस्ड होता। तो जैसे हमारे US पोर्टफोलियो में, मैं रिटर्न नहीं बोलूंगा, लेकिन इट्स लाइक क्रेजी रिटर्न लास्ट ईयर। ओके, like I said in the AI we were discussing informally, I can't mention that, but it is just mind boggling। जितना आपको 5 साल में आता है उतना 1 साल में आ गया। ओके, इतना ही बता सकते हो, आप समझ लो। तो ऐसा, अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि हर साल आएगा, लेकिन ऐसा रिटर्न आता है। ओके, तो आपका, और जबकि इंडियन मार्केट फ्लैट है, तो पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन, नॉट चेजिंग रिटर्न्स। आपको अलग कंट्री का एक्सपोजर है, आपको अलग टाइप के कंपनीज है, वहाँ बायोटेक कंपनीज है, AI के कंपनीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपनीज है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपनीज है, सोशल साइड में अलग अलग इनोवेशंस के कंपनीज है। तो आपको बाहर जाएंगे तो आपका यूनिवर्स एक्सपैंड होता है। आपको उन इकोनॉमीज का भी, यूरोपियन इकोनॉमी, US इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, ताइवानीज, उनका भी एक्सपोजर मिलता है। तो इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस टू डाइवर्सिफाई। But in summary, I'll tell you, we have one US flexi cap, जो कि US के टॉप 1500 कंपनीज में से 25-30 कंपनी का पोर्टफोलियो है। We have one AI पोर्टफोलियो जिसमें हमारा 170-180 कंपनी का प्रोप्राइटरी यूनिवर्स है, उसमें से हम 15-20-25 कंपनी का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। थीमेटिक है और ग्रोथ फैक्टर जैसे मैंने बोला, तो ये AI का है। और तीसरा हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी अदर डेवलप्ड मार्केट्स अदर देन US एंड अदर देन इंडिया। तो वो जो यूरोप के जैसे फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कोरिया, ताइवान, ये सब का, स्विट्जरलैंड वगैरह में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, वो स्टॉक्स का 25-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो। ओके, ये 3 हमारे ग्लोबल स्ट्रेटजीज जिसमें पीपल कैन पार्टिसिपेट। ओके, विकास जी, आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप PMS चलाते हो, स्मॉल केसेस चलाते हो, एडवाइजरी प्रोडक्ट चलाते हो, तो आपको नहीं लगता कि अगर स्मॉल केसेस में एक छोटा फी देके अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वाई फिर कोई आपका PMS क्यों लेना चाहिए? नहीं, देखिए, स्मॉल केस बनाया है हमारा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जिसके पास 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ओके, उस कैटेगरी के लिए वो बना है। तो फीस भी उसी हिसाब से होती है। वी रेकमेंड, जैसे हमारा करीब 10,000 का फीस होगा, 10-12,000,
तो वी रेकमेंड आपको 5 लाख रुपए डालना, सो दैट फीस वर्क्स आउट टू रफली 2%, 2.5 जो होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मतलब स्मॉल केस पे ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 का फीस है और 10,000 मिनिमम टिकट साइज है। हम ऐसा नहीं करते, हम अपना बोलते हैं भाई मिनिमम मैंने एक आध बार कभी कम भी रखा होगा, लेकिन इतना कम कभी नहीं रखा है। एंड वी से कि भाई फीस के अकॉर्डिंग आपको एसेट, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, छोटे के लिए वो चल जाता है। जैसे आप ट्रेड करोगे उस पर, तो ट्रेडिंग जब आप उस पर करोगे तो उसमें क्या होता है, मार्केट पे प्राइस सेल होता है, वाइल यू वांट टू डू लिमिट प्राइसिंग, सो यू डोंट हैव दैट कंट्रोल। जब लार्ज टिकट हो जाते हैं हमारे पीएमएस में, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ के क्लाइंट, तो वी आर ट्रेडिंग ना, वी आर ट्रेडिंग ऑन देयर बिहाफ। तो हम लोग वो जो ट्रेड डालते हैं उसको लिमिट प्राइस के साथ, या जो भी हम कंसिडरेशंस, लिक्विडिटी कितना है वो सब देख के करें, तो ये डिफरेंस आता है इसमें। तो इट्स नॉट द सेम थिंग, दोनों में बहुत फर्क है। और जैसे अगर अभी हम लोग देख रहे हैं हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट आज भी मतलब कंपेयर टू अदर मार्केट, इमर्जिंग मार्केट और मे बी अदर डेवलप्ड मार्केट, हम लोग देख रहे हैं वैल्यूएशन काफ़ी हायर साइड पे है। और जैसे आप एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के स्टूडेंट हो या फिर फॉलोअर हो, तो आप कैसे देखते हो ये सब चीज़ों को, और क्या अपॉर्चुनिटी आज भी है इंडियन मार्केट में? तो जैसा मैंने बताया कि भाई साइंटिफिक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू कर रहे हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड ऑन कंजर्वेटिव कैश फ्लो प्रोजेक्शन। तो इसमें ग्रोथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है। नॉर्मली जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं वो लो पीई के पीछे भागते हैं। हमने बोला हमें हाई पीई नहीं चाहिए, लेकिन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, उससे डिस्काउंट पे लेना है। उस हिसाब से आप देखोगे ना, तो भले ही इंडियन मार्केट इज विद इन एमर्जिंग मार्केट ऐसा लगता है कि हाई पी पे चलता है कंपेयर टू द अदर्स, यानी लास्ट 10 साल का एवरेज 25 का पी है, 25 पी पे चलता है। बाकी सब मार्केट्स उससे काफी कम रहते हैं, 20 के अंदर ही रहते हैं। लेकिन द डिफरेंस इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमें लगता है इंडिया में चोर मैनेजमेंट और ये सब डिस्कशन, वी डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट अर्लियर, लेकिन एक्चुअली इंडिया का सिस्टम इतना अच्छा है, इसीलिए इतना हाई आरओई मार्केट है। इसमें ज्यादातर कंपनीज का आरओई बहुत अच्छा होता है। आप जब दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में जाओगे, वहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नॉट गुड, इंक्लूडिंग जापान में अभी अभी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ है। जापान का आरओई होता ही नहीं था। अच्छा। ये सब इमर्जिंग मार्केट्स दूसरे भी, जो जापान तो डेवलप्ड है, लेकिन जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स है, चाइना वगैरह, चाइना का रिटर्न, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, 1991 से अभी तक क्या रिटर्न आया होगा चाइना का? Maybe zero, right? So you know that. Most people don't know this. Everyone has seen कि 300 बिलियन से आज 20 ट्रिलियन पे पहुंच गया चाइना, तो पैसा तो बनाया ही होगा। लेकिन फाइनल क्वेश्चन इज, अगर कोई 91 में इंडेक्स में था तो आज उसका 0 रिटर्न है। वो ठीक है, बीच में ऊपर नीचे हुआ है मार्केट, तो लेकिन व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज मिसिंग। तो जब चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्री है, मतलब इमर्जिंग में सबसे ज्यादा आगे वो है, लेकिन उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बराबर नहीं है, तो बाकी इमर्जिंग मार्केट में भी नहीं है। तो इंडिया का बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है, आरओईज हाई है, इसी से पता चलता है। तो इंडिया में हाई ग्रोथ है, क्लीन बैलेंस शीट्स है, हाई आरओई है, ये सबसे वैल्यूएशन प्रीमियम, ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि वैल्यूएशन प्रीमियम इज जस्टिफाइड। ओके। आज का सिचुएशन क्या है? 25 का हमारा 10 साल का एवरेज पी है, आज हम 21-22 पे है, मतलब आज आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है प्रीमियम पी पे, और ये तो मार्केट लेवल पे हो गया। अंदर जाओगे तो बहुत सारा कंपनीज आपको डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। तो डेफिनेटली वी आर वेल प्लेस्ड टुडे इन इंडियन मार्केट कि आप एलोकेट कर सकते हो। विकास जी, आगे का हमारा जो सेक्शन है, जो बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं फंड मैनेजर से, तो जैसे भी हम लोग देखते हैं कि पहले म्यूचुअल फंड में ये हुआ करता था कि जो भी एक परफॉर्मिंग स्कीम है तो सारे इन्वेस्टर वहाँ पे चले जाते हैं। तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी हमने पीएमएसएस में भी देखा है, एएफ में भी देखा है कि जो भी एक टॉप परफॉर्मिंग, उस साल का जो एक टॉप परफॉर्मिंग पीएमएस और एएफ होता है, तो लोगों का एक ट्रेंड हो गया है कि उसको चेस करो और उसमें इन्वेस्ट करो। बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब उसका परफॉर्मेंस आ जाता है, उसके बाद में 1-2 साल शायद वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठंडा हो जाता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये बिहेवियरल पैटर्न को आप कैसे देखते हो और आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, और एक इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? तो
इसमें भी हम तो फंड चेजिंग की बात कर रहे हैं, उसके पहले आप वो वाला बिहेवियर देखो कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब एलोकेशन करते हैं जी और जब मार्केट नीचे जाता है तब रिडेम्पशन करते हैं। जी। तो आपका फंड ने एक्चुअली समझो 15% रिटर्न दिया, कोई म्यूचुअल फंड है, कुछ है, पीएमएस है, जो भी, उसमें जो आप इन्वेस्टर का बिहेवियर की वजह से क्या देखोगे कि इन्वेस्टर का रिटर्न इज 7-8%, क्योंकि वो पीक पे आया और नीचे चला गया ऑन एन एवरेज। दिस इज वर्ल्ड वाइड स्टडी फेनोमेना, ठीक है। अब आते हैं कि पर्टिकुलर फंड को चेस करने के लिए लोग क्या देखते हैं, लास्ट 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न जिसका अच्छा है उसको हम एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमें तो रिटर्न चाहिए। बट इसमें जो गलती है वो ये है कि आप रिटर्न चेजिंग कर रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसका रिटर्न कहाँ से आया और इज इट गोइंग टू कंटिन्यू। हाउ डू यू जज दैट कि ये जो रिटर्न 1-3-5 ईयर में किसी का अच्छा है, आपने पिक किया उसको, लेकिन वो पिक करने के पहले आपको देखना है कि वो रिटर्न कहाँ से आया और आगे का क्या प्रोस्पेक्ट है। तो मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। पहली बात तो रिटर्न कहाँ से आया आपको समझना है कि ये रिटर्न कुछ 3-4 बेट्स ले लिए और वो वर्कआउट हो गए इसलिए आया कि 8-9-10% के आपने बेट्स ले लिए 3-4 कंपनीज में, दैट वर्कड आउट, डजंट मीन हर बार आएगा वो। तो अगर ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स से आया तो डाउटफुल है। सेकेंडली, जैसे कि समझो स्टार्टिंग पी फंड का पी कोई देखता नहीं है बट वो अवेलेबल है, आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे फंड का पी भी मिलेगा। तो आपको देखना चाहिए कि जब उसने चालू किया तब उसमें क्या था और उसका पी, लेट्स से उसका 20 का पी था जब चालू किया, और आज 5 साल बाद वो फंड ने अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर 1 फंड है जो भी, और आप चेस कर रहे हो उसको। आज अगर उसका पी 46 है तो वो रिटर्न पी री-रेटिंग से आया है और वो अभी भी उसी पोर्टफोलियो पे बैठा है। अब ये पोर्टफोलियो नहीं डिलीवर कर सकता, लेकिन अगर उसने रीबैलेंसिंग करके वापस से उसको 20 का पी पे ले आया, उसका हाई रिटर्न भी है और फाइनली फिर भी 20 का पी अभी भी है, मतलब रीबैलेंस कर रहा है, यानी नया पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो अब इसके प्रोस्पेक्ट्स अगेन हो सकते हैं कि फाइनली आए। ये हो गया जस्ट पी टाइप देख के। सेकेंड, आपको पी अंदर के जो टॉप कंपनीज थोड़ा स्टडी करना है, डज दैट मेक सेंस, आपको समझना है इनका हाई आरओई है क्या, इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है क्या, तो वो सब लग रहा है तो ठीक है। थर्ड, आपको देखना इसका फिलॉसफी है क्या, कुछ फिलॉसफी है भी कि नहीं, और वो फिलॉसफी है तो उसमें क्या फ्लॉ हो सकता है। जैसे मैंने साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बताया, आप उसको यूज करके आप किसी भी फिलॉसफी को एनालाइज कर सकते हो कि ये सब चीज कवर्ड है कि नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये परफेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। बाकी किसी का भी फिलॉसफी आप इसमें मैच करके देखोगे तो आपको उसमें गैप समझ में आ जाएगा कि ये लोग, जैसे कोई होता है वो क्वालिटी देखता है तो वो इम्प्लोडर तक आ जाता है और इम्प्लोडर के आगे में दे डोंट फॉलो। तो आपको समझ गया कि ये लोग वैल्यूएशन कॉन्शियस नहीं है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम आने वाला है कभी। किसी और का देखोगे कि ग्रोथ कॉन्शियस नहीं है, किसी और का देखोगे कि वैल्यू कॉन्शियस नहीं है, किसी और का देखोगे कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस। तो ऐसे करके आप अलग अलग उसको पकड़ सकते हो, आपको वो एनालाइज करना है। विकास जी, बिहेवियरल फाइनेंस में एक दलाबार बिहेवियरल गैप करके एक काफ़ी फेमस कंसेप्ट है कि जिसमें बताया जाता है कि हमेशा कोई भी फंड में हम लोग देखते हैं तो फैक्ट शीट पैसा कमाती है या फिर फंड पैसे कमाता है, बट इन्वेस्टर पैसे नहीं कमाता है। तो उसको आप कैसे देखते हो? और अब मैंने दलबार का नाम पहले नहीं लिया, पर वो जो मैंने बोला कि पीक पे लोग आते हैं, ये एग्जैक्टली दलबार ने वही स्टडी किया हुआ है यूएस म्यूचुअल फंड्स का, कि यूएस म्यूचुअल फंड्स में कब जो फंड का रिटर्न 18% होगा और जो इन्वेस्टर का रिटर्न 6% या 8% होगा, ऐसा होता था। अभी रिसेंट वाला मैंने डलबार स्टडी नहीं पढ़ा है, पर इसी तरह का एक स्टडी हम लोग खुद कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो बहुत ही अभी प्रिलिमिनरी है तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन 2019 से किया हमने, तो काइंड ऑफ कोविड के जस्ट पहले से, क्योंकि वहां पे वो ब्रेकअप मिलता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो हमने वहां से किया भी और पूरा लॉन्ग टर्म का करेंगे। लेकिन एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम कि भाई वो इंडिया में भी सब बबल में आएंगे और नीचे जाएंगे, बट ऐसा नहीं देखा हमने। अच्छा। एंड स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, तो मैं पूरा कंक्लूजन नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारा जो स्टडी हो रहा है उस पे, उसका इनिशियल फाइंडिंग्स तो उल्टा है
कि इंडिया का इन्वेस्टर बहुत इंटेलिजेंट है, डिप में खरीद रहा है और जब हाई होता है मार्केट तब वो रिडीम कर रहा है या ज्यादा इन्फ्लोज नहीं आ रहा है, हाई इन्फ्लोज आ रहा है जब मार्केट डाउन है. दिस इज वेरी इंटेलिजेंट बिहेवियर. सो आई एम सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी इफ इट इज रैशनल. दूसरा एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि बहुत सारे नए इन्वेस्टर आए हैं और उन्होंने वो सीखा है कि बाय द डिप. तो अगर सिर्फ इतना वाला है तो फिर आगे जाके कभी ना कभी इसका प्रॉब्लम आएगा, तकलीफ हो सकती है उनको. लेकिन अगर वो एक्चुअली इंटेलिजेंट बिहेवियर है कि हमें पता है कि ग्रोथ इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, हमारे कंपनीज अच्छी चल रही है और इसलिए मैं खरीद रहा हूँ डाउन में क्योंकि अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रही है, देन आई थिंक दे आर बिहेविंग वेरी रैशनली. ओके. और ऐसे कोई इन्वेस्टर है जब आपके इन्वेस्टरों में से कि जब आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए जस्ट एग्जांपल कि 20% डाउन है, बट हालांकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, जैसे आप एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है आपका, राइट, वो थीसिस वगैरह सब सेम है, बट पोर्टफोलियो जस्ट बिकॉज मार्केट डाउन, जैसे कोविड जैसा सिचुएशन या फिर अभी वॉर वाला जो सिचुएशन है, पोर्टफोलियो 20% डाउन है और कोई इन्वेस्टर आपके पास कहता है कि मुझे ये पोर्टफोलियो में से बाहर निकलना है और मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है, तो आपका क्या जवाब होता है वैसे इन्वेस्टर्स को? तो मेरा जवाब होता है कि मैंने आपको क्या बताया था डे 1 पे कि आपको मिनिमम 3 to 5 इयर्स रहना है. आपको ये समझाया था आने के पहले, आपको पूरा फिलॉसफी समझाया था कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो और बिजनेस में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें 100 की चीज 80 में मिल रही है, 50 में मिल रही है, तो हमारे हिसाब से हमने जब 100 रुपए डिप्लॉय किए आपके तो 200 रुपए की वैल्यू की चीज में की है. आज वो 200 रुपए की चीज 80 में मिल रही है, तो आपको बेचना है कि खरीदना है? आप ऐसा सोचो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. जब मार्केट में वो आता है एंड ऑफ सीजन सेल, जीन्स 5,000 रुपए की 2,500 रुपए में मिल रही है, तो आप क्या बोलते हो, यार मेरे पूरे वार्डरोब में जो जीन्स है जाके बेच दूं, या आप बोलते हो और 4 जीन्स खरीद लेता हूं, भले काम नहीं है मुझे, राइट? तो सेम वे जब स्टॉक सेल पे जाते हैं तब आपको खरीदना है ना कि बेचना है. दिस इज माय एडवाइस. और आज तक हमने नहीं देखा है कि किसी ने भी डाउन में रिडीम किया है हमारे क्लाइंट्स ने, लेकिन एक दो लोग का क्वेरी तो आता है कि अभी क्या करना चाहिए, और तब मेरा जवाब यही होता है, आपके पास और पैसे हैं तो आपको डालना चाहिए, और नहीं है तो यू हैव टू लर्न टू टॉलरेट द मार्केट वोलेटिलिटी. रिटर्न आपको इसलिए आता है ओके जिसको टॉलरेंस है, जिसको टॉलरेंस नहीं है वो लॉस करेगा इक्विटी. ओके, राइट? तो आपको वोलेटिलिटी, मतलब क्यों हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली जो बात हुई थी वर्सेस डेट, डेट इज लो रिस्क लो रिटर्न, यही रिस्क है जी जी, कि आपको वो टॉलरेंस है कि नहीं वोलेटिलिटी का. अगर आपका 5 ईयर होराइजन है, आप वोलेटिलिटी टॉलरेट कर रहे हो, इसलिए आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है जी. 12, 13, 14% जो निफ्टी का लॉन्ग टर्म रिटर्न वो क्यों आ रहा है, जबकि एफडी में 6-7% है, वो इसीलिए आ रहा है. ओके, दिस इज व्हाट माय आंसर टू. विकास जी, आगे बढ़ते हुए जैसे एक पीएमएस हाउस हो, आप एक रिसर्च रखते हो, आप रिसर्च की टीम है, राइट, तो आने वाले 10 साल 15 साल के लिए ऐसे कौन से मेगा ट्रेंड आप देखते हो इंडियन मार्केट के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट के लिए कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर से वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं? जैसे हालांकि आपने कुछ उसके ऊपर बात करी थी, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और इलॉबरेट वे में आप उसमें बात करें. तो जैसे मैंने डिफेंस और रेलवेज की बात थोड़ी सी की थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की थी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट, उसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है एनर्जी ट्रांजिशन, कि भाई आप जो फॉसिल फ्यूल्स, जो ऑयल और गैस हम खोद के निकालते हैं उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, राइट, हाइड्रोकार्बन्स, उसमें उससे हम मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, राइट. अब इसमें 3 ट्रेंड आते हैं. आप अगर एनर्जी ट्रांजिशन प्ले करते हो तो एनर्जी का पूरा प्ले आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्ले आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्ले आ गया, लेकिन सबसे बड़ी चीज इंडिया में बैठे बैठे आपको एआई करना है और इंडियन स्टॉक्स में करना है, तो एक्चुअली आपको पावर में करना है, क्योंकि एआई का सबसे बड़ा काम है, बहुत पावर कंजप्शन होता है उसका, जो डेटा सेंटर्स है. तो हमारे इतने सारे डेटा सेंटर खुलने वाले हैं, इंडिया के अंदर एआई होने वाला है, भले ही इंटरनेशनल कंपनीज भी करेंगे, इंडियन कंपनीज भी करेंगे. तो यू हैव टू नॉट वरी अबाउट कि मुझे एनवीडिया खरीदना है, ऑल्दो उसका भी सोल्यूशन है अपने पास, राइट, एआई पोर्टफोलियो, लेकिन आपको इंडिया में ही खरीदना है तो आई विल बाय द पावर पोर्टफोलियो. तो हमारे पास एक ओमनी एनर्जी ट्रांजिशन करके
वो पोर्टफोलियो खरीदूंगा तो मुझे एक्सपोजर मिल रही है एआई की, मुझे एक्सपोजर मिल रही है इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी की, क्योंकि इकोनॉमी कैन नॉट वर्क विदाउट पावर जी एंड थर्ड मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल और फोर्थ इवन रेलवेज, क्योंकि रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके टॉप 3 होने वाले हैं एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड रेलवेज, ओके टॉप 3 कंज्यूमर्स ऑफ इंडियन पावर। तो आपको इतने सारे मेगा ट्रेंड मिल रहे हैं, ओके क्योंकि इंडिया को 25 से 50 ट्रिलियन का इकोनॉमी होना है जी अगले 25 साल में। वी विल बी समवेयर बिटवीन, मतलब मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट इज 25 ट्रिलियन, जी जी आवर एस्टिमेट इज दैट इट कैन इवन बी 50 ट्रिलियन और मोर ओके एंड बी द नंबर 1। तो ये अपना अपना श्रद्धा पे है, लेकिन जो भी नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर है, ओके वो बिना पावर के नहीं होगा। तो पहला हुआ पावर, सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग। ओके इंडिया इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग इन मैन्युफैक्चरिंग। राइट हमारा ये प्लान है और बन रहा है, और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम कर रहे हैं। ये एक बड़ा मेगा ट्रेंड आपको बताता हूँ, विच इज दैट ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्ट्रक्चरिंग। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरा चाइना डिपेंडेंट हो गया है एंड एवरीवन इज नाउ कॉन्शियस फॉर लास्ट सेवरल इयर्स कि हमें उससे डाइवर्सिफाई करना है, एक ही के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना है। तो उन्हें दूसरे कंट्रीज चाहिए, उसमें इंडिया का भी नाम है, वियतनाम का भी नाम है, थाईलैंड का भी नाम है, लेकिन इंडिया का भी है, क्योंकि बाकी सब कंट्रीज एफिशिएंट होगी, ये होगी, हमें लगता है अरे वो कितना अच्छे चला रहे हैं, हम लोग का वो है जी। लेकिन पॉइंट है कि और कोई कंट्री के पास में इतना रिसोर्सेज, इतना ह्यूमन मैन पावर स्किल्स, इतना इंजीनियरिंग स्किल्स, इतना मैनेजमेंट स्किल्स एंड लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, जो ग्लोबली स्टैंडर्ड का लॉ, वो सब नहीं है। ओके हमारे यहाँ वो सब है। तो इसके लिए इंडिया इज द ओनली मेजर ऑल्टरनेटिव। तो वो जो, इसलिए हम जो मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, वी विल बी स्लोली इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल सप्लाई चेन। ओके और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरा सर्विसेज है। अच्छा ये तो जीडीपी के 3 कंपोनेंट है, राइट? इंडिया का जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो 55% इज सर्विसेज, 30% अराउंड इज मैन्युफैक्चरिंग और बाकी का एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सबसे स्लो ग्रोअर है। तो आपको लिस्टेड इक्विटी में कोई भी आपको वो भी नहीं मिलेगा कि मुझे सिर्फ सर्विसेज में डालना है, तो ऐसा कोई फंड कहीं पे भी नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी है। हमारे पास है ओमनी सर्विसेज कॉर्प, और वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग में डालना है तो वी हैव क्रिएटेड ओमनी इंडस्ट्रीज इंक। ओके, तो एक मेगा ट्रेंड मैं बताता हूँ विच इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। तो इंडिया का जैसे इकोनॉमी इतना ग्रो होना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है फाइनेंस, विच मीन्स द बैंक्स, एनबीएफसीज, ये पूरा एक बहुत बड़ा सेक्टर भी है। आप लिस्टेड स्पेस में देखोगे, निफ्टी में नियरली 40% मार्केट कैप इज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे हाई ग्रोथ रहने वाला है, बिकॉज अंडर पेनिट्रेटेड है। और ये मैंने यूएस का भी स्टडी किया था 1947 से 1987 में, पूरा उनका कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्म किया, मतलब नॉट स्टॉक मार्केट, जस्ट जीडीपी वाइज आई स्टडी जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। क्योंकि मैंने वो पीरियड इसलिए स्टडी किया कि उस समय यूएस डेवलप कैसे हो रहा था, हम लोग शायद सेम स्टेज में, इसलिए मैंने वो स्टडी किया कि जैसे वो 47 to 87 हुआ, अब हमारा वो काल शुरू हो रहा है, अमृत काल, राइट? तो उसमें सबसे नंबर 1 सेक्टर वाज फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट, which went up like 5 times or something compared to everything else. तो इंडिया में भी वो सबसे एक मेगा ट्रेंड है हमारे हिसाब से, और इसको हमने ओमनी कैपिटल क्रिएटर्स करके एक पोर्टफोलियो बनाया। सेकंड थिंग इज, आज वो आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रहा है। अच्छा इंडिया के सब बैंक्स, आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो सिंगल डिजिट पी पे मिल रहे हैं जी, लेकिन उनका आरओई देखोगे तो जो पुराना वो था कि अरे पब्लिक सेक्टर बैंक है, कचरा है, नो, लुक एट देयर आरओई, सब 14, 15, 16 के आरओई पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। लेंडिंग कैपेसिटी कितना सारा बाकी है उनके पास, सीआर आरबीआई बोलता है 9%, 11% वो रेंज में, इनके सीआर 16-17% है। तो मतलब लेंडिंग कैपेसिटी इतना सारा बाकी है, प्लस डिमांड आ रही है। आवर बिलीफ इज नेक्स्ट 3-4 साल में डबल डिजिट में एयूएम ग्रो होगा और इनका ये कैपेसिटी भी यूज अप होगा, एंड सो यू शुड सी समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। ओके, तो ये कुछ मेगा ट्रेंड्स हमने बात किया which will last for long term. ओके,
विकास जी, और ये जो हमारा डीप डाइव सेगमेंट है, इसके जो लास्ट सेक्शन है हम लोग उसमें आपके जो लाइफ लर्निंग्स है उसके बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। हालांकि रैपिड फायर नहीं है, बट थोड़ा सा रैपिड फायर जैसा ही है, बट हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सोच समझ के इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो ऐसी कौन सी किताब है जो आपको ऐसा लगता है कि वो पढ़ने के बाद आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? अब वो सबसे इम्पोर्टेंट किताब तो सबके लिए है भगवत गीता। ओके, उसमें आपको जो समझ में आता है वो ये चीज है कि देखिए, अर्जुन वॉर के बीच में खड़ा हुआ है, वहां वॉर चल रही है और भगवान बोल रहे हैं उसको, वो चाहता है कि मैं वॉर नहीं करूं, वो बता रहे नहीं, आपके सामने जो कर्म आया वो आपको करना ही है। लेकिन उसमें एक चीज है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। राइट, यू हैव टू फोकस ऑन द कर्म यू आर डूइंग। आपको उसका रिजल्ट क्या आएगा वो भगवान बोल रहे हैं मेरे ऊपर छोड़ दो। तो आप उसमें अटैच मत हो जो काम कर रहे हो, और जो काम कर रहे हो उसमें आप ऑलवेज भगवान का ध्यान बैक ऑफ माइंड में करते रहो कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। अगर आप ये फिलॉसफी से चलोगे तो आप प्रोसेस फॉलो करोगे, रिजल्ट जो भी है आप उससे ना अच्छा रिजल्ट आया तो ना उससे आप खुश होना है, और बुरा रिजल्ट आया तो ना दुखी होना है। और ये आप एकदम आप अप्लाई कर सकते हो इक्विटी मार्केट्स में, कि हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क, हमारा प्रोसेस है, हमारा कर्म है कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करके देना है। लेकिन 1 साल बाद हो सकता है वो डाउन है, 1 साल बाद 2 साल बाद भी डाउन हो सकता है, तो मुझसे मुझे दुखी नहीं होना है। और ये भी हो सकता है कि वो डबल हो गया 1 साल में, ऐसा भी हुआ है। तो लेकिन उसमें मुझे खुश नहीं होना है कि अरे हमने कुछ बड़ा काम कर दिया है। आपको दोनों केसेस में प्रोसेस फॉलो करना है, और प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे उसका रिजल्ट आते रहेगा। लेकिन तो ये एक मेरा सबसे बड़ा लर्निंग है, और ये आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल साइंस का ऐसा कौन सा कंसेप्ट है आपको ऐसा लगता है कि एक हर फंड मैनेजर को मालूम होना चाहिए? अब मटेरियल साइंस का आप करोगे तो मेरा जो पीएचडी था उसके ऊपर हम चले जाते हैं। उसमें मेरा एक कॉन्सेप्ट था न्यूक्लिएशन, उस पर मैंने बहुत काम किया, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ। तो न्यूक्लिएशन को मैं इसमें अप्लाई करके आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज होती है वो स्टार्ट एकदम छोटे से होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उस समय वो बन भी रही है, बिगड़ भी रही है, बन भी रही है, बिगड़ भी रही है, ऐसे धीरे 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 करके वो बनने का प्रोबेबिलिटी उसका बढ़ते जाता है। और वो एक साइज होता है, क्रिटिकल मास बोलते हैं। वो क्रिटिकल मास आने के बाद वो सिर्फ ग्रो होती है, फिर श्रिंक नहीं होती। तो आपको कोई भी, जैसे आपका नया स्टार्टअप है, वो आपको क्रिटिकल मास तक लाना है, उसके बाद में वो अपने आप ग्रो होगा। सेम वे आपका कॉर्पस है। एक अपन इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन क्लाइंट को समझाने के लिए सिंपल चीज है, कॉर्पस है। एक वो कॉर्पस आपको एक साइज तक लाना है। जैसे हमने एक थोड़ा इनफॉर्मली अपन बात कर रहे थे कि 1 करोड़ एक मैजिकल फिगर है। मैं बोलता हूँ कि क्रिटिकल साइज समझो वो है एक अपना इंडियन इन्वेस्टर के हिसाब से, कि आपको कैसे भी करके 1 करोड़ तक पहुंचना है। उस समय आप फंड मैनेजर पे मत डिपेंड करो, आपका एसआईपी और आपका लमसम पे कंट्रीब्यूट करना। आप ये सोचो कि मुझे 1 करोड़ कंट्रीब्यूट करना है। आपने जब 1 करोड़ कंट्रीब्यूट किया, मार्केट तो आपको सहायता कर ही रहा है, फंड मैनेजर आपको सहायता कर ही रहा है, हो सकता है आप जल्दी पहुंच जाएंगे, पर आपके दिमाग में होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। और जब आप 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे तो आपका न्यूक्लियस हो गया, अब यहाँ से ग्रोथ आएगी। 10% भी ऊपर गया तो 10 लाख रुपए कमाया, 20% ऊपर गया तो 20 लाख रुपए कमाया, और अब कंपाउंडिंग होगी। अब आपको बड़ा पैसा दिखेगा। तब तक क्या लगता है, डबल तभी भी हो रहा है, 10 लाख भी डबल हो रहा है, लेकिन 10 लाख डबल हो के 20 लाख बहुत छोटा है, अभी भी बहुत छोटा है, और 5 साल तो निकल गए, अभी 20 लाख ही हुआ है। तो ऐसा इनिशियल फेज में आपको पेशेंस रखना है, क्रिटिकल साइज तक लाना है। मेरा मटेरियल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ। न्यूक्लिएशन फेज में आपको बहुत पेशेंस चाहिए और टाइम लगता है, एक इंडक्शन टाइम बोलते हैं न्यूक्लिएशन फॉर्म का। आप उसमें पेशेंस रखिए, 10 साल भी लगेगा, लेकिन आप 10 साल लगाइए और 1 करोड़ क्रॉस कीजिए। राइट, और उसके बाद में तो फिर आप वही करने के लिए। आगे का सवाल है कि बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर या फिल फिशर, आपको क्या लगता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जो भी आप करते हो, तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? अब सबसे ज्यादा बोलेंगे तो बेंजामिन ग्राहम का है, क्योंकि वो जो फिलॉसफी है कि मुझे पैसा लूज नहीं करना, वो सबसे स्ट्रांग उनके उसमें है
क्योंकि वो ग्रेट डिप्रेशन में से उन्होंने पूरा लूज कर दिया था, वो भी फंड मैनेजर थे, उन्होंने काफी सारा लॉस बेयर किया और फिर उससे जो लर्निंग्स आई उससे उन्होंने पूरा थ्योरी बनाया और वो थ्योरी और वो फिलॉसफी का जो कोर है वो वहां पे है। बाकी सब बंगर है, बफेट है, वो सब ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, पर जो हम फिलॉसफी लगा पाते हैं इंडियन मार्केट में, ग्लोबल यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट, जापानीज मार्केट, क्यों लगा पाते हैं कि एक ही फिलॉसफी सब जगह चल रही है, उसका कोर इज ग्राहक। ओके। और ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने बहुत कन्विक्शन से, एक फ्रेमवर्क से एक स्टॉक अपने लिया हुआ है और उस स्टॉक 20-30% नीचे आ जाता है और फिर आप रिविजिट करते हो स्टॉक को और आपको ऐसा लगता है यार कुछ तो रह गया था और फिर उससे कुछ एक सीख मिलती है अपने को, तो वो क्या सीख थी? तो ऐसा बहुत 20-30% नीचे जाना कॉमन बात है, ऐसा तो हर समय होते रहता है, इसमें कोई, हम तो प्रिपेयर्ड ही रहते हैं। इनफैक्ट मैं क्लाइंट को बोलता हूँ आपको इसमें आना है तो 100 का 70 देखने को रेडी हो तो ही आओ, और दिखेगा ही आपको कभी ना कभी। तो इसलिए 3 to 5 years पेशेंस चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन यूजुअली हम देखेंगे, क्योंकि हम इतना ज्यादा बैलेंस शीट और वो सब में जाके करते हैं, कि ऐसा नहीं होता है। फिर भी यूएस मार्केट में हमने एक दो चीज देखा कि हमने बहुत सारा रिटेलर्स खरीद लिया था। तो रिटेल कंपनीज उस समय जो लेट्स से लास्ट 2020 ये रेंज में जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स थे, उसका रिटेल एपोकैलिप्स बोलते हैं, यानी कि रिटेल पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा था बिकॉज ऑफ ऑनलाइन जी। तो हमने बहुत सारे रिटेलर्स लिए थे बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशंस एंड दे वर बिलो इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह, बट व्हाट वी मिस्ड आउट इज ग्रोथ वाज मिसिंग, दे वर श्रिंकिंग कंटिन्यूअसली, स्टोर्स बंद कर रहे हैं। डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू इन अ नॉन ग्रोथ कंपनी इज डेंजरस। ओके, वो चांसेस है कि आपको पैसा वो इंट्रिंसिक वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। तो एक लर्निंग, हमने पैसा भी बहुत बनाया, बहुत सारे, जैसे गेम स्टॉप एक हमारा था। गेम स्टॉप तो हमने $4-5 का लिया था, और जब जनवरी कौन सा था, शायद 23 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 and 27 January 23 most likely, I might be wrong in 1 or 2 years, उस दिन 340 तक में बेचा है। और तब क्लाइंट का फोन आ रहा है कि नहीं वो $1000 पे भी जाएगा, इलॉन मस्क ने बोला। हमने बोला हम इलॉन मस्क से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मीम स्टॉक से मतलब नहीं, हमने डिस्काउंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू पे लिया था ये, 3 से 4 से $10 पे, किसी का 40 भी हुआ होगा, और 300 के करीब बेचा है। ओके, सो यू कांट इमेजिन द काइंड ऑफ मल्टी बैगर। और वैसा ही हमने कोई रिटेलर में लॉस भी लिया। एक और रिटेलर था यूएस का, उसमें पूरा वाइप आउट हो गया, क्योंकि उसका लोन, उसके जब हमने लिया तब लोन नहीं था, और बाद में उसमें लोन आ गया बिकॉज ऑफ बैड परफॉर्मेंस और व्हाटएवर। तो एक और लर्निंग हमने सीखा कि भाई रिटेलर का जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा भी उसने गड़बड़ किया तो पूरा थिंग कैन गो आउट ऑफ हैंड। लेकिन वी मेड अ मल्टी बैगर, आई मीन अमेजिंग मल्टी बैगर, पता नहीं 20-25 टाइम्स गया होगा या कितना, आप कैलकुलेट कर लीजिए, और एक और में जीरो भी हुआ है। And one piece advice to a 30-year-old investor who's starting his investment journey, तो ऐसा क्या एडवाइस होगा आप उसको देना चाहोगे? देखिए, आप आज पैसे जीरो है और टाइम वाइज यूर अ बिलियनर, राइट? दो कॉन्सेप्ट है। आज आपका टाइम बिलियन है, अगर आप मिनट्स में कैलकुलेट करोगे 30 साल वाले के बिलियन मिनट्स बाकी है, तो इज अ टाइम बिलियनर। अब धीरे धीरे आपका टाइम कम होते जाएगा, आपको कॉर्पस बढ़ाना है, एंड यू बिकम रुपी बिलियनर या कैपिटल बिलियनर। तो आपको ये टाइम यूज करना है, और कैसे करोगे आप सबसे पहले तो अपना जो जॉब है, आपका जो ओरिजिनल इनकम जहां से जनरेट होती है, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, राइट? ना कि मुझे आके डेली ट्रेडिंग करना है, दैट इज अ वे टू लूज मनी, राइट? और वो करने के बाद आपको जो 100 रुपया मिलता है, उसमें से कम 10 रुपया आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। लेकिन 10 रुपया से ज्यादा, मैं बोलूंगा आप 50 तक भी जा सकते हो। कोई है जो 50, मतलब मैं बोलता हूँ चलो एटलीस्ट एग्रेसिव थोड़ा हो, 20 रुपया आप डाल दो सिर्फ, उसके बाद में जितना उड़ाना है उड़ाओ। यंग पीपल वांट टू स्पेंड, राइट? मैं बोलता हूँ करो, बिल्कुल करो, 20 रुपए मेरा इन्वेस्ट कर दो खुद के लिए, क्योंकि आपका अभी शादी भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये आपका तीसरा बच्चा होगा। जो आपके दोनों बच्चे शादी के बाद होंगे वो आपका टेक केयर करेंगे कि नहीं पता नहीं, पर ये तीसरा बच्चा जरूर आपका टेक केयर करेगा।
तो आपको इसको बिलियनर बनाना है, जब तक आप बिलियनर टाइम बिलियनर नहीं रहोगे। तो ये मेरा बेसिक एडवाइस है। और विकास जी, फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर आप ओमनी साइंस कैपिटल शुरू नहीं करते तो आज क्या कहाँ होते, क्या कर रहे होते? अगर ओमनी साइंस शुरू नहीं करते होते तो भी दिमाग में साइंटिस्ट है और दिमाग में इन्वेस्टर है, तो शायद कोई कंपनी स्टार्ट करते। एज आई सेड, एंटरप्रेन्योर का कीड़ा तो है, तो एंटरप्रेन्योर कुछ ना कुछ तो करते इस तरह का, जिसमें कि साइंस इन्वॉल्व होता, जिसमें शायद फाइनेंस इन्वॉल्व होता और जिसमें शायद टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होता। इसी में से कुछ कर रहे होते। राइट। तो विकास जी, ये काफ़ी रेयर कॉम्बिनेशन है कि एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से आप हो और आज कैपिटल मार्केट में हो। तो जो एक साइंटिस्ट जैसे कि होता है ना कि हर एक चीज़ वेरीफाई करके ही उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल कॉम्बिनेशन आई विल से कि एक कोई भी कंपनी जो आपके यहाँ से पास होती रहेगी या फिर आपके स्क्रीनिंग होती रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे उसमें स्क्रीनिंग होती रहेगी बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से, और प्लस को फाउंडर का भी जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एसएनवेल डीप डाइव सीरीज़ में। तो जैसे अभी आपने देखा, ये सीरीज़ में हम लोगों ने विकास जी से बातें करी, बहुत सारे पहलुओं पे बातें करी, और जैसे विकास जी का बैकग्राउंड है एज ए साइंटिस्ट और इतना बेटर क्वालिफिकेशन है उनका, और आज वो कैपिटल मार्केट में काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसे लगा और आने वाले एपिसोड में आप क्या चाहते हो उसके ऊपर भी आप लिखिए। धन्यवाद।